Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज हम क्या करेंगे भाई, चैप्टर को दोबारा से बहुत अच्छे से चैप्टर का कंप्लीट रिविजन हम करने वाले हैं, यानी वन सिटिंग में पूरे चैप्टर को हम समझेंगे। चैप्टर किससे रिलेटेड था? पहले चैप्टर का नेम देखो, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर, है ना। चैप्टर का पहले जो नेम है, थीम है, उसका मतलब समझने में इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो जाके चैप्टर क्या है कह रहे हैं समझ में आएगा। मतलब हम देखेंगे कैसे कैसे भाई जो कल्चर वाइज चीजें, अलग अलग रीजन की अपनी अपनी प्रोमिनेंट चीजें थी, है ना। कहीं हमें देखने को मिलेगा क्या फेमस पेंटिंग्स थी, कहीं देखने को मिलेगा कि भाई कहाँ कौन सा क्लासिकल डांस फेमस था, कौन सी लैंग्वेज धीरे धीरे इमर्ज हुई। ये सारा सब कुछ रीजन वाइज क्या कल्चर थे, कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, देखने को हमें मिलेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, तो फटाफट से आप क्या कर दो, जो काम मैं हमेशा करने को बोलती हूँ आपको कि लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या करना है आपको? फटाफट से लाइक और शेयर कर देना है। जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। क्या करो, लाइक शेयर करो, जल्दी जल्दी। कर दिया लाइक, कर दिया शेयर, ओके। चलो, क्या कह रहा है हमसे इंट्रोडक्शन? One of the commonest ways of describing people is in terms of the language they speak. हमें बोल रहे हैं सबसे वन ऑफ द कॉमनेस्ट वे, सबसे ज्यादा कॉमन तरीका। कौन सा तरीका सबसे ज्यादा कॉमन तरीका है अगर हम किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना, इज इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक। हमने देखा कि दो लोग बात कर रहे हैं, कुछ अगर हमारी क्लास में, जैसे आप स्कूल में हैं, दो जो है बच्चे स्टूडेंट्स नए आए, दोनों फ्रेंड्स हैं, एक ही जगह से आए हैं। अब आपने देखा कि दोनों समझ में नहीं आ रही एग्जैक्टली लैंग्वेज, पर इतना पता चल रहा है आपको कि कुछ बंगाली जैसी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो आप बोलोगे ना अच्छा ये लोग बंगाली होंगे, लैंग्वेज सुन के पता कर। ऐसे ही मानिए एक और कोई न्यू स्टूडेंट और है ना, उसके पेरेंट आए हैं, आपने देखा वो अपने पेरेंट्स से, उसके पेरेंट्स उनको अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जो उनकी लैंग्वेज है रीजनल लैंग्वेज, तो आपको लगेगा अच्छा ये थोड़ा समझ में आ रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ साउथ की लैंग्वेज, तमिल तेलुगु टाइप की, तो आप बोलोगे अच्छा ये साउथ साइड का, ऐसा आप बोल सकते हो। लैंग्वेज सुन के हम क्या इजीली बता पाते हैं अच्छा ये लैंग्वेज से अच्छा सिंधी होंगे, अच्छा गुजराती टाइप का बोल रहे हैं, एग्जैक्टली आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या वर्ड टू वर्ड बोल रहे हैं, लेकिन थोड़े वर्ड सुने होंगे, जाना होगा तो कि हाँ भाई गुजराती बोल रहे हैं। तो लैंग्वेज ऐसी चीज है, जब हम किसी पर्सन को बोलते हुए देखते तो इजीली भाई पता कर लेते भाई हाँ ये यहाँ का है। When we refer to a person as a Tamil or an Oriya, this usually means that he or she speaks Tamil or Oriya and lives in a Tamil Nadu or Odisha. हमें क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी को रेफर करते हैं, किसी भी पर्सन को हम ये बोलते हैं ना अच्छा ये पर्सन है ना, एज अ तमिल और एन ओरिया, हम किसी पर्सन को कह रहे हैं कि भाई ये तमिल है या ये ओरिया पर्सन है, इसका यूजुअली जो इसका एक मीनिंग होता है, क्या होता है, दैट ही और शी स्पीक्स तमिल और ओरिया एंड लिव्स इन तमिलनाडु एंड उड़ीसा, है ना। हम बोले ना अरे ये तो तमिल पर्सन है, ये तो उड़िया है, मतलब वो उड़िया लैंग्वेज बोल रहा है और उड़ीसा में रहता होगा, वो तमिल लैंग्वेज बोल रहा है यानी वो तमिलनाडु में रहता होगा, ऐसे हम बोलते हैं। अच्छा वो हाँ वो तो बंगाली है, क्यों बोल रहे हैं बंगाली, बंगाली लैंग्वेज बोलता है और बंगाल में रहता होगा। अच्छा वो सिंधी है या वो गुजराती है, गुजराती बोल रहा है, अच्छा वो गुजराती होगा, है ना, गुजरात में रहता होगा, ऐसा हम बोलते हैं। We also tend to associate each region with distinctive kind of food, clothes, poetry, dance, music and painting. हम क्या बोल रहे हैं, हमें We also tend to associate, एक दूसरे को हम क्या करते हैं, एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, विद ईच अदर, विद डिस्टिंक्टिव काइंड्स ऑफ फूड, क्लोथ्स, पोएट्री, डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग। मतलब हम ये भी बोलते हैं ना अच्छा ये भांगड़ा कर रहे हैं, पंजाबी हैं, पंजाब के होंगे, अच्छा ये देखो गई तो उसने गरबा किया, गरबा करते हैं इनके घर में, हमने देखा इनके प्रोग्राम में गए थे, गरबा कर रहे थे, सब गरबा करते, अच्छा गुजराती होंगे, गुजरात से होंगे, यही बोलते हैं ना।
खाने के स्टाइल, अच्छा इनके यहाँ तो साउथ इंडियन डिशेस बहुत बनती रहती। देखो आजकल कॉमन है, हर किसी के सब कुछ बनता ही है। हमने बनाया डोसा वगैरह, कुछ दिनों पहले ही मैंने बनाया था, तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं साउथ इंडियन हूँ। लेकिन किसी के घर में पर्टिकुलर आप देखते हो लंच में भी ज्यादातर साउथ इंडियन डिशेस लाई जा रही है, घर पे भी आप गए अगर फ्रेंड के, तो यानी आप बोलोगे अच्छा साउथ इंडियन है, साउथ साइड का है ना। तो हम खाने की चीजें देख के, अगर हम बोलेंगे भाई कोई जो आंटी गुजर रही है ना, लावणी साड़ी होता है ना, वो पहनी हुई, तो आप बोलोगे अच्छा वो, और उन्हें जैसे नोज पिन जो ऐसी रहती ना महाराष्ट्रन लोगों की, इस तरीके की अच्छी बहुत बड़ी सी थोड़ी सी, तो आप बोलोगे अच्छा वो ऐसा पहनी हुई है, वो उन लोग के यहाँ सब ऐसे ही पहनते हैं, वो मराठी होंगे। यानी आपने पहनावे से, फूड से, डांस से, इन चीजों से भी आपने पॉइंट आउट करा, पता कर लिया कि भाई हाँ ये इस रीजन का है, हाँ ये इस यहाँ का है। क्लियर? जैसे मैंने बोला भांगड़ा कर रहे तो पंजाबी है, आपने देखा बार बार साउथ इंडियन डिश को ही ला रहा है, तो हाँ वो साउथ इंडियन होगा। आपने देखा अरे कोई आंटी है जो खूब सारी हैं, वो वहाँ रहती हैं और उनका ड्रेसअप लावणी है और इसी तरीके का पहनी रहती है, तो हाँ वो महाराष्ट्रन होगी। क्लियर? समटाइम्स वी टेक दीज आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड and assume that they have existed from time immemorial। हम कई बार इन चीज़ों को क्या लेते हैं कि ठीक है ये तो हो गई, मतलब ये तो पहले से ही चला रहा है, एंशिएंट टाइम से ही चला आ रहा है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं ना, इतिहास से ये चीज़ें चली आ रही हैं। हम कई बार यही समझते हैं पहले से ये चीज़ें हैं, है ना। आगे बढ़े, चलो। However, the frontiers separating regions have evolved over time and in fact are still changing। लेकिन however, the frontiers separating regions हैव इवॉल्व ओवर टाइम। जो फ्रंटायर है, जो रीजन्स को एरिया वाइज अलग अलग करते हैं, विभाजित करते हैं, है ना, वो क्या है, इवॉल्व हुए हैं विद टाइम एंड इनफैक्ट आर स्टिल चेंजिंग, है ना। हम कह रहे थे कि आज के टाइम पे हमें क्या दिख रहा है, अच्छा वो बंगाल रीजन है, वो गुजराती रीजन है, गुजरात रीजन है, वो राजस्थान रीजन है, वो जम्मू रीजन है, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इस तरीके से बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले से ही बने हैं, धीरे 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 फ्रंटायर्स बने भाई, डिवाइड हुई चीजें, और आज भी चीजों में बदलाव होते हुए हम देख रहे हैं। ठीक है। Also, what we understand as regional cultures today are often the product of complex processes of intermixing of local traditions with ideas from other parts of the subcontinent। Also, साथ में हमें क्या बोल रहे हैं, हम क्या समझते हैं, what we understand as regional cultures today are often the product of complex process। जो एरिया वाइज जिन कल्चर्स की हम बात करते हैं ना कि भाई अच्छा गुजरात में ऐसा कल्चर है, ये खाना पीना होता है ना, अरुणाचल प्रदेश में ऐसा खाना पीना होता है, ऐसा पहनावा है, तो ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का प्रोडक्ट है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का प्रोडक्ट, एक जो जटिल प्रोसेस हम बोलेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि ईजिली बन गए, इसके पीछे बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें, ठीक है। ऑफ इंटरमिक्सिंग, जो किसका मिक्स है, इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशंस विद आइडियाज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जो लोकल ट्रेडिशन है ना, उनका किसके साथ जो है, दूसरे जो लोकल ट्रेडिशन, उनका आपस में जो मिक्स हुआ है चीज़ें, हम बोल रहे हैं गुजराती है, राजस्थानी है, पहाड़ी है, जो भी हम बोलते हैं, तो चीज़ें उस जमाने में, उस टाइम पे सब मिक्स होकर आई हैं, मिक्स होकर बनी, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से बने हुए प्रोडक्ट हैं ये, जो इंटरमिक्सिंग हुआ है, मिक्स होकर चीज़ें बनी हैं। अगर हम बोलेंगे नहीं गुजराती थे तो गुजराती थे, ऐसे ही थे, तो कुछ ना कुछ उनकी जो लैंग्वेज है, जो उनका पहनावा है, जो खाने पीने का तरीका है, तो किसी ना किसी की कल्चरल रीजन से तो कुछ मिक्स हुआ होगा, है ना, कहीं ना कहीं से तो कुछ लिया होगा। ठीक है। As we will see, some traditions appear specific to some regions, others seem to be similar across regions, and yet others derive from older practices in a particular area but take a new form in other regions। As we will see, जैसे कि हम देखेंगे, क्या बोल रहे हैं, some traditions appear specific to some regions। कुछ जो ट्रेडिशन है, जो परंपराएं हैं, उन रीजन्स के लिए क्या है, स्पेसिफिक, ठीक है। कुछ अदर सीम टू बी सिमिलर अक्रॉस रीजन्स, कुछ कैसी दिखेगी हमें, सिमिलर दिखेगी, एक जैसी दिखेगी कि अरे अच्छा वहाँ भी ऐसा होता है, इस एरिया में भी ये चीज़ें देखने को मिलती है, अच्छा बंगाल साइड भी ऐसा होता है, तो गुजरात साइड भी थोड़ा हमें इस टाइप पर चीज़ें देखने को मिलती है, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड येट अदर डिराइव फ्रॉम ओल्डर प्रैक्टिसेस इन अ पर्टिकुलर एरिया। और कुछ कैसी हुई है, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया कहीं कुछ होता होगा तो उससे लिया गया होगा। जैसे मैं बोलूँगी कि अच्छा ये मेरा स्टाइल है, लेकिन ना मैंने जो मेरी फ्रेंड है तो थोड़ा सा मैंने उसका स्टाइल ग्रैब किया है, कॉपी किया है, मुझे अच्छा लगा, बाकी उसमें मैंने अपना कुछ तड़का मसाला डाल के चीज़ों को बदल दिया, थोड़ा सा नया कर दिया, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक उसका आइडिया अपनाया, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। बट टेक अ न्यू फॉर्म इन अदर रीजन्स, लेकिन नई चीज़ बन गई ना। मैं वही बोल रही हूँ कि मेरे एरिया के लोग हैं, पुरानी बात अगर करें
तो हो सकता है वहां की जो चीजें हैं वो किसी दूसरे रीजन से उन्होंने ग्रैब की होगी। थोड़ा सा लैंग्वेज हो सकता है, थोड़ा सा जो है रहन सहने का स्टाइल हो सकता है, खाने पीने का स्टाइल हो सकता है, लेकिन अब उसने डिस्टिंक्टिव एक नया स्टाइल ले लिया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इंटरमिक्सिंग जो है इनका पूरा चला है, इंटरमिक्सिंग, है ना। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि कोई चीज़ है तो एक जैसी ही है ना। हम बोलते ना अरे ये लैंग्वेज है तो ये लैंग्वेज कुछ इससे भी बनकर आई है। जैसे हम बोलते हैं बंगाली लैंग्वेज है तो बंगाली लैंग्वेज में कुछ संस्कृत से भी लिया गया है। हम तो नई लैंग्वेज बोल रहे कि बंगाली तो कुछ अलग ही लैंग्वेज है संस्कृत, लेकिन कुछ टर्म हम कह सकते हैं लिया गया है, क्लियर। तो डिराइव किया गया, फिर उसने एक नया फॉर्म लिया, वो बात अलग है, ठीक है। चलो, द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। अब हम जो है इंट्रोडक्शन के बाद ये तो हमने डिस्कस किया रीजन वाइज की भाई कैसे कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, कोई किसी से कुछ स्टाइल अपनाता है, डिराइव करता है वैसी चीजें, और उसके बाद नई चीज फॉर्म होती, नया पैटर्न फॉर्म होता है। अब हम देखेंगे भाई चेरा के बारे में, द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम, कैसे जो है मलयालम डेवलप हुई। मलयालम क्या है, एक भाषा है। Let us begin by looking at an example of the connection between language and region. क्या करते हैं हम, begin करते हैं। Let us begin by looking at an example of the connection between language and region. एक एग्जाम्पल से चीजों को समझते हैं कि कैसे एक भाषा और एक क्षेत्र का कनेक्शन देखने को हमें मिलता है, रीजन और लैंग्वेज का। The Chera kingdom of Mahodayapuram was established in the 9th century in the southwestern part of the peninsula, part of the present day Kerala. क्या जो चेरा किंगडम है, द चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम, कहाँ का, चेरा किंगडम ऑफ, चेरा एक किंगडम था ना, जैसे हम बोलते हैं चोल्स हैं, चालुक्य, जैसे चेरा भी एक किंगडम था, वॉज एस्टेब्लिश इन 9th सेंचुरी, जो है 9वीं शताब्दी में एस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पे, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, पेनिनसुला के साउथ वेस्टर्न पार्ट। साउथ वेस्ट आपको पता है ना क्या होगा, साउथ वेस्ट जैसे डायरेक्शन है ना, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे हमें मिलेगा साउथ वेस्ट, है ना, नीचे की तरफ है साउथ और डायरेक्शन इस तरफ वाला वेस्ट वाला। पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे केरला, मतलब जिसको हम प्रेजेंट डे केरला, जो अभी केरला में आता है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, तो उसका हिस्सा है। क्लियर, आया है समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। इट इज लाइकली दैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया, ऐसा ये माना गया है भाई, ये चीज़ है कि जो मलयालम लैंग्वेज है इस एरिया में बोली गई। क्या बोली गई भाई, मलयालम जो लैंग्वेज है, एक भाषा है, वो इस एरिया में बोली गई। हम कहाँ की बात करें, हम बात करें कैसे जो एक रीजन और लैंग्वेज का कनेक्शन होता है। तो चेरा किंगडम जो कहाँ था, महोदयपुरम में था, 9th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुआ था, जो प्रेजेंट डे केरला की कुछ पार्ट्स में, जो कहाँ था, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, जो कहाँ मिलेगा हमें, पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे केरला। इट इज लाइकली दैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया, इस एरिया में, इस क्षेत्र में मलयालम बोली जाती होगी। द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस, जो यहाँ के राजा थे, रूलर थे, जो राज करते थे, द रूलर इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस, जो रूलर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करी मलयालम लैंग्वेज, ठीक है, और जो है स्क्रिप्ट, है ना, अपने इंस्क्रिप्शंस में लिखी गई, यूज़ की गई। इंस्क्रिप्शंस आपको बहुत अच्छे से पता है, जो हम लिखते हैं, कार्विंग करते हैं हार्ड सरफेसेस पे, जैसे स्टोन और मेटल्स। क्लियर, चलो। In fact, this is one of the earliest example of the use of a regional language in official records in the subcontinent. अगर हम बात करें सब कॉन्टिनेंट की, किसकी, अगर हम बात करें सब कॉन्टिनेंट की, तो क्या कहते हैं, दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल, जो क्या माना जाता है, वन ऑफ द अर्लीस्ट, सबसे पुराने एग्जाम्पल्स में से एक माना जाता है, ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन द सब कॉन्टिनेंट, मतलब किसी सब कॉन्टिनेंट में, मतलब किसी हिस्से में, यहाँ पे ऐसा पहली बार हुआ था, ऐसा मतलब माना जाता है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में, है ना, ऑफिशियल रिकॉर्ड यानी एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड, डेटा में किस लैंग्वेज का यूज़ करा गया, रीजनल लैंग्वेज का। मतलब हम बोलते हैं ना कि हमारी जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज, हम हिंदी को लेके चलते हैं, मातृभाषा हमने ऐसी कोई नहीं डिसाइड करी, क्यों, क्योंकि मेन लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में बहुत सारी है, तो मातृभाषा हमने ये नहीं कहा कि हिंदी हमारी, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई मातृभाषा इस तरीके से, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज हमने उसको बनाया हुआ है हिंदी को, ठीक है। अब कुछ भी जैसे सरकारी काम ऐसे ऑफिशियल हो रहे हैं इंडिया के, तो हम बोलेंगे हिंदी में, है ना, और एसोसिएट एक थोड़ा इंग्लिश में। लेकिन ये पहला ऐसा हम बोलेंगे सब कॉन्टिनेंट में रीजन था, एरिया था, जहां पे
रीजनल लैंग्वेज को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल काम के लिए यूज किया गया। मतलब जैसे कोई एरिया है वहां पे हिंदी इंग्लिश की बजाय जैसे मराठी यूज कर ली, ऑफिशियल काम के लिए मराठी लैंग्वेज में सारे ऑफिस के काम हो रहे हैं, गवर्नमेंट काम हो रहे हैं, तो ऐसा पहली बार यहाँ पे मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल में माना जाता है। At the same time, the Cheras also drew upon Sanskritic tradition. Same time, इसी same time में जो चेरास थे, कौन थे जो चेरास थे, also drew upon Sanskritic tradition. मतलब जो चेरास थे उनका एक झुकाव था किसके लिए, सांस्कृतिक ट्रेडिशन, किसके लिए, सांस्कृतिक ट्रेडिशन। संस्कृत पता है ना आपको क्या है भाषा। The temple theatre of Kerala, which is traced to this period, borrowed stories from the Sanskrit epics. जो टेम्पल थिएटर है केरला के, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, which is traced टू दिस पीरियड, जो इस टाइमलाइन, इस पीरियड का ड्यूरेशन का माना जाता है, बोरोड स्टोरीज फ्रॉम दी संस्कृत एपिक्स, जिसने अपनी इस कहानियों को कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया है इसने अपनी कहानियों को, संस्कृत की कहानियों से, संस्कृत एपिक्स से, ठीक है, क्योंकि हमने देखा ना चेरास जो थे उनका एक झुकाव था किसके प्रति, सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी था, तो इन्होंने जो काफ़ी इनकी जो हम बोलेंगे स्टोरीज थी कहाँ से ली गई थी, संस्कृत एपिक्स से ली गई थी। The first literary work in Malayalam dated to about the 12th century are directly indebted to Sanskrit. जो पहला लिटरेरी वर्क था, कौन सा, जो पहला साहित्यिक वर्क था, जो लिटरेरी वर्क था किसका, इन मलयालम, जो किस में था, मलयालम लैंग्वेज में था, डेटेड टू अबाउट द 12th सेंचुरी, मतलब लगभग 12वीं शताब्दी के टाइम पे, ठीक है, जो पहला हमें कह रहे हैं लिटरेरी वर्क था मलयालम में, वो 12th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है, आर डायरेक्टली इंडेप्टेड टू संस्कृत, जो किससे हम कह सकते लिया गया है, संस्कृत से, है ना, जिसमें किसका प्रभाव देखने को मिलता है हमें, संस्कृत लैंग्वेज का। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। चेरास का हमने देखा था ना कि उनके रीजन में क्या मलयालम लैंग्वेज का यूज होता था, ठीक है, क्यों मलयालम लैंग्वेज का यूज हो रहा है, और जो चेरास थे इनका झुकाव किस तरफ था, संस्कृत ट्रेडिशन, सांस्कृतिक ट्रेडिशन में भी था, तो जो भी स्टोरीज हैं कहाँ से ली गई थी, जैसे संस्कृत एपिक्स से ली गई थी। क्लियर, ये क्या है, ये एक एन अर्ली केरला इंस्क्रिप्शन कंपोज इन मलयालम, ये क्या है, केरला इंस्क्रिप्शन है ना, जो किस में कंपोज की गई, मलयालम लैंग्वेज में, किस में कंपोज की गई भाई, मलयालम लैंग्वेज में कंपोज की गई, किसका जो है इंस्क्रिप्शन है, केरला का। क्लियर, देखो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आगे बढ़े, चलो। Interestingly enough, a 14th century text, the Leela Tilakam, dealing with grammar and poetics, was composed in Maniparvalam, literary diamonds and corals, referring to the two languages, Sanskrit and the regional language. हमें बोल रहे इंटरेस्टिंग, इस चीज़ में और क्या देखने को मिली, a 14th century टेक्स्ट, 14th सेंचुरी का एक टेक्स्ट था, क्या नाम था जिसका, लीला तिलकम, क्या नाम था जिसका नाम था, लीला तिलकम, डीलिंग विद ग्रामर एंड पोएटिक्स, जिसका जो किससे डील करता था, मतलब जिसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, व्याकरण, पोएम वगैरह, ग्रामर और पोएटिक्स, वॉज कंपोज इन मणिप्रवलम, किसमें कंपोज की गई थी, मणिप्रवलम, किसमें कंपोज की गई थी, मणिप्रवलम में कंपोज की गई थी, जिसका लिटरल मीनिंग होता है डायमंड्स एंड कोरल, जिसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, अगर हमें बोले ना मणिप्रवलम, तो मणिप्रवलम का एक बिल्कुल लिटरल टू द पॉइंट जो मीनिंग की हम बात करेंगे वो क्या होता है, डायमंड एंड कोरल्स, रेफरिंग टू द टू लैंग्वेज, जो क्या कर रहा है, दो लैंग्वेजेस को रिफर कर रहा है, किसको रिफर कर रहा है, टू लैंग्वेजेस को, कौन सी, संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज, किसको, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज को, संस्कृत लैंग्वेज और रीजनल क्षेत्रीय भाषा जो है उसको डिनोट कर रहा है, क्या, मणिप्रवलम, जिसका लिटरल मीनिंग होता है डायमंड एंड कोरल, डायमंड एंड कोरल किसके यूज हो रहा है, संस्कृत और एक रीजनल लैंग्वेज के लिए। क्लियर, किस में लिखा गया है, मतलब मणिप्रवलम में क्या लिखा गया है, लीला तिलकम, ठीक है, कब का था ये, 14th सेंचुरी का था टेक्स्ट, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है, चलो। रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, द जगन्नाथ कल्ट, अब रूलर्स और उनके जो धार्मिक, जो उनके रिलीजियस ट्रेडिशंस थे, परंपराएं थी, जैसे हमें क्या बोले, जगन्नाथ कल्ट का, द आइकन्स ऑफ बालभद्रा, सुभद्रा एंड जगन्नाथ, पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट उड़ीसा, ये पाम लीफ ताड़ के पत्तों में मनुस्क्रिप्ट लिखी गई होगी, बनाई गई होगी उड़ीसा में, है ना, किसके आइकन बने हुए, किसके कौन कौन बने हुए, यहाँ पे बालभद्रा दिखेंगे हमें, बालभद्रा, सुभद्रा और जगन्नाथ, ठीक है, क्लियर हुआ। जगन्नाथ किन भगवान के लिए यूज किया जाता है, विष्णु भगवान के लिए, ठीक है। इन अदर रीजन्स, रीजनल कल्चर्स ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, अलग अलग जो रीजन्स में, जो दूसरे रीजन क्षेत्रों में हमें देखने को क्या मिला, रीजनल कल्चर, जो क्षेत्रीय उनकी परंपराएं हैं, कल्चर है, ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस,
जो पुरानी परंपराएं, जो धार्मिक परंपराएं के आसपास ही इनके अपने ट्रेडिशन कल्चर ग्रो हुए धीरे धीरे. The best example of this process is the cult of Jagannath, literally Lord of the World, a name for Vishnu at Puri, Orissa. जैसे इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल कौन सा है? The cult of Jagannath, literally Lord of the World, जिसको क्या बोले भाई? दुनिया के भगवान, दुनिया के देवता. A name for Vishnu, जो किस लिए यूज किया जा रहा है नाम? विष्णु भगवान के लिए. At Puri, Orissa. To date, the local tribal people make the wooden image of the deity, which suggests that the deity was originally a local god who was later identified with Vishnu. अब वक्त के साथ साथ ये देखने को मिला जो लोकल पीपल थे, लोकल ट्राइबल पीपल, जो आदिवासी लोग थे, लोकली वहाँ रहते थे. The local tribal people make the wooden image of the deity. उन्होंने क्या बना रखी थी भाई? लकड़ी की जो है अपने जो देवता की कि भाई इन देवता को हम मानते हैं, ठीक है, तो इमेज बना रखी थी, वुडन इमेज अपने देवता की. विच सजेस्ट दैट द डाइटी वॉज ओरिजिनली अ लोकल गॉड. जो क्या बताता है, क्या सजेस्ट करता है कि भाई जो डाइटी थे, जो देवता थे, वो क्या थे? लोकल गॉड थे, है ना. हु वॉज लेटर आइडेंटिफाइड विथ विष्णु, जिनको किसके साथ आइडेंटिफाई किया गया कि भाई हाँ ये विष्णु भगवान ही थे, है ना. पहले माना गया कि ये तो हमारे क्षेत्र के, हमारे भगवान है, लोकल मतलब हमारे क्षेत्र के, हमारे भगवान है. बाद में उनको क्या आइडेंटिफाई किया गया कि अरे तो विष्णु भगवान है, ठीक है. जिनकी पूजा कौन करते थे? लोकल ट्राइबल पीपल वहाँ के, जो वुडन इमेज बना रखी थी उन्होंने अपने देवता की. क्लियर? किस देवता की बात करें? जगन्नाथ की, जिनको विष्णु का मतलब हम समझते हैं. क्लियर? पुरी, उड़ीसा में. कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो. In the 12th century, one of the most important rulers of the Ganga dynasty, Anantavarman, decided to erect a temple for Purushottama Jagannath at Puri. 12वीं शताब्दी में, in the 12th century, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ गंगा डायनेस्टी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है राजा माने जाते थे. कहाँ के? गंगा डायनेस्टी के. कहाँ के? गंगा डायनेस्टी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है राजा माने जाते थे, जिनका नाम क्या था? अनंतवर्मन. क्या नाम था जिनका? नाम था अनंतवर्मन. डिसाइडेड टू इरेक्ट अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी. जिन्होंने डिसाइड करा कि क्या करेंगे भाई, वो टेम्पल इरेक्ट करेंगे, टेम्पल बनवाएंगे. कहाँ पे? पुरुषोत्तम जगन्नाथ का पुरी में. किसने डिसाइड किया था? गंगा डायनेस्टी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शासक थे, रूलर थे, जिनका नाम था अनंतवर्मन. उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि भाई मैं एक मंदिर बनवाऊंगा. किसके लिए? पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए, पुरी में, उड़ीसा. Subsequently in 1230, King Anagbhima III dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as the deputy of the god. फिर भाई 1230 में कौन? जो राजा अनग भीमा थे, अनग भीमा थर्ड, ये लिखा रहता है सेकेंड थर्ड इस तरीके से, जो राजा थे अनग भीमा थर्ड, डेडिकेटेड, उन्होंने डेडिकेट करा अपना किंगडम, डेडिकेटेड हिज किंगडम टू द डाइटी, है ना, एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ, अपने जो है ईश्वर के लिए उन्होंने अपना किंगडम जो है डेडिकेट करा, और खुद को क्या प्रोक्लेम किया कि वो क्या है? क्या है? भगवान के डेप्यूटी, है ना. क्या है? भगवान के, उनकी छत्र छाया में कह लीजिए, उनके सेवक जैसे, इस तरीके से कह लीजिए, भगवान के डेप्यूटी. क्लियर? चलो. किसने कहा था ये? अनग भीमा थर्ड ने. और किसने जो है पुरुषोत्तम जगन्नाथ जो है मंदिर, टेम्पल को बनाने के लिए बनाया, डेडिकेट किसने करा? अनंतवर्मन. गंगा डायनेस्टी के थे, याद रखना. क्लियर? चलो. As the temple gained in importance as the center of pilgrimage, its authority in social and political matters also increased. अब जैसे जैसे टेम्पल बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटर होने लग गया, है ना, कि तीर्थ स्थान जैसा है भाई, लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, एक बड़ा ही पावरफुल सेंटर बन गया, लोग दक्षिणा चढ़ा रहे हैं, वेल्थ हो रही है बढ़िया तरीके से. तो इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज, मतलब सोशल, सामाजिक कह लीजिए, सोसाइटी में या पॉलिटिकल वे में, है ना, राजनीतिक तौर पे जो इसकी अथॉरिटी है धीरे धीरे वो बढ़ने लग गई, मतलब एक नाम होने लग गया, लेवल इंक्रीज होने लग गया. All those who conquered Orissa, such as the Mughals, the Marathas and the English East India Company, attempted to gain control over the temple. अब जिसने भी उड़ीसा को जीता होगा, कॉन्क्वेयर करा होगा युद्ध करके, जैसे कौन कौन हो गए? मुगल्स हो गए, मराठा हो गए, या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई. अटेम्प्टेड टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल, जिन्होंने पूरी भाई कोशिश करी, क्या करें कि भाई मंदिरों में अपना कंट्रोल सबसे पहले गेन करें. मंदिर बड़ा ही पावरफुल माना जाता था उस टाइम पे. They felt that this would make their rule acceptable to the local people. वो ऐसा मानते थे कि अगर हमने मंदिर को कंट्रोल कर लिया तो जो लोग हैं लोकल पीपल, वो भी हमारे जो है रूल को एक्सेप्ट कर लेंगे. क्योंकि मंदिर वाकई में, जब भी कोई राजा दूसरे राजा पे मतलब अटैक करता है ना, सबसे पहले मंदिर वगैरह
या तो अगर कोई दूसरे धर्म का है, जैसे मुस्लिम राजा वगैरह है, जैसे हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी वगैरह आ गए है ना, जब उनने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तो सबसे पहले भाई मंदिर वगैरह तोड़वाए, है ना, फिर मस्जिद वगैरह जो भी उन्हें अपने इससे लगा उन्होंने बनाया। अगर कोई दूसरा राजा है तो क्या कर रहा है, सबसे पहले मंदिर बनवा रहा है, और भव्य भव्य मंदिर बनवा रहा है दिखाने के लिए कि भाई देखो हमारे पास पावर है। तो मंदिर एक बड़ा ही पावरफुल तरीका होता था दिखाने का, अपनी पावर शो करने का, कि देखो हम हैं, हमारा नाम है, इस तरीके से। दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल। वो ये मानते थे कि भाई अगर इसको कंट्रोल कर लिया है मंदिर को, तो हमारे जो लोकल लोग हैं वो क्या करेंगे, हमारे रूल को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये क्या है, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, ठीक है। आगे बढ़े, चल। द राजपूत्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म। अब किसके बारे में देखेंगे हम, राजपूत्स के बारे में देखेंगे, है ना, और जो ट्रेडिशन है कौन सा, हीरोइज्म का। इन द 19th century, the region that constitutes most of present day Rajasthan was called Rajputana by the British। 19th century में, कब, 19th century में, in the 19th century, the region that constitutes most of present day Rajasthan, जो एरिया आज हमें देखने को मिलता है ज़्यादातर जो राजस्थान के अंडर आता है, जिसको हम राजस्थान बोलते हैं, was called, क्या कहा जाता था, राजपुताना, by the British। जो ब्रिटिश है उन्हें क्या बोलते थे, राजपुताना। मतलब 19th सेंचुरी में ब्रिटिश जो राजस्थान का एरिया था उसको क्या नाम देते थे कि राजपुताना है। क्यों बोलते थे? While this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajputs, this is only partly true। While this may suggest, ये कहते हैं ऐसा इसलिए कि ये जो एरिया था इसमें कौन राज्य करते थे, कौन रहते थे, ओनली, सिर्फ और मेनली राजपूत। ब्रिटिशर्स लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं, राजपूताना राजस्थान को कहते थे, मतलब 19th सेंचुरी में उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो ये मानते थे कि इस एरिया में, इस क्षेत्र, इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ राजपूत रहते थे, मेनली राजपूत लोगों का रूल था। दिस इज ओनली पार्टली ट्रू, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, आधा ही सत्य है, पार्टली ही ट्रू है, ठीक है। 100% कैसे हो सकता है कि बस वही हो और कोई नहीं हो सकते। There were and are several groups who identify themselves as Rajputs in many areas of northern and central India। हमें ये भी देखने को मिलता है there were and are, वहाँ थे और हैं, several groups, ऐसे बहुत से ग्रुप जो खुद को क्या कहते थे, भाई हम राजपूत हैं, हम राजपूत हैं, क्या कहते थे खुद को कि हम क्या है, हम राजपूत हैं। इन many areas of northern and central India, बहुत से जो नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के एरिया में, मतलब इंडिया के नॉर्थ साइड, सेंट्रल इंडिया में काफ़ी जो ऐसे लोग रहते थे खुद को क्या बनाते थे, मतलब बुलवाते थे कि भाई हम क्या है, हम राजपूत हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रिंस राज सिंह ऑफ बीकानेर। बीकानेर राजस्थान में, तो वहाँ के प्रिंस है राज सिंह, ठीक है। देख लो राजकुमार को, चलो देख लिया राजकुमार को। और अभी तक देखने के साथ साथ लाइक किया कि नहीं किया? अभी तक भी लाइक नहीं किया तो भाई लाइक शेयर करो जल्दी जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। किसके बारे में देख रहे हैं हम? राजपूत्स के बारे में देख रहे हैं और ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म के बारे में देख रहे हैं कि कैसे जो ब्रिटिशर्स ने इन्हें क्या कह दिया, राजस्थान को भी राजपूताना, कि राजपूत्स का ही राज था। क्लियर? बट ऐसा भी नहीं था। आगे बढ़े, चलो। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल पीपल अदर देन राजपूत्स हु लिव्ड इन राजस्थान। हमें कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत से ऐसे रीजन थे, बहुत से ऐसे एरियाज थे, ठीक है। क्या कह रहे हैं? देयर आर सेवरल पीपल्स अदर देन राजपूत्स हु लिव इन राजस्थान। भाई बहुत से ऐसे लोग थे अदर देन राजपूत, है ना, राजपूत्स के अलावा जो राजस्थान में रहते थे। जैसे मैंने बोला ना कि ऐसे ही थोड़ी कि सिर्फ जो है राजपूत ही रहते थे, और भी एरिया लोग होंगे जो रहते थे, है ना। However, the Rajputs are often recognized as contributing to the distinctive culture of Rajasthan। लेकिन जो राजपूत हैं उनको कैसे माना जाता था, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था कि भाई हाँ, ये थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव कल्चर जो है राजस्थान में, जो चीज़ें हैं वो राजपूत से ही इन्फ्लुएंस होकर आई है, इसमें राजपूत का बहुत प्रभाव रहा है। These cultural traditions were closely linked with the ideals and aspirations of rulers। ये जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, these cultural traditions were closely linked with, इनका closely link इनसे जो आइडियल्स हैं, है ना, और एस्पायरेशन है किसके, रूलर्स के, है ना। जो भी कल्चरल यहाँ पे हमें राजस्थान में हम बोल रहे हैं कि जो हमें प्रभाव देखने को मिलता है, जो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ना, जो कल्चर देखने को मिलता है, जो परंपराएं देखने को मिलती है, इनका इन रूलर से एक संबंध है कि ये लोग थे तो इनका प्रभाव था इस एरिया में। जो आज वहाँ पे हो रहा है, जो लोगों का पहनावा, भाषा, तो उनसे एक प्रभाव पड़ा है। क्लियर?
From about the 8th century, most of the present-day state of Rajasthan was ruled by various Rajput families. Prithviraj Chauhan, Chapter 2 was one such ruler. ये Chapter 2 ये नहीं कि पृथ्वीराज Chapter 2 इनका नाम है. Chapter 2 में आपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा है. बहुत ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी है लेकिन जाना है, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है. From about 8th century, 8th सेंचुरी से मोस्ट ऑफ दी, बहुत सा जो प्रेजेंट डे राजस्थान है, जो प्रेजेंटली जो अभी भी मिलता है राजस्थान, उसको कौन रूल करता था? वॉज रूल बाय वेरियस राजपूत फैमिलीज. जिसको कौन रूल करता था? बहुत सी राजपूत फैमिली रूल करती थी, है ना. मतलब राजपूत फैमिली का अच्छा खासा राज था, जिसमें पृथ्वीराज वॉज वन सच रूलर. जिन राज्य में जो राजाओं ने राज्य करा वहाँ पे, तो पृथ्वीराज उनमें से एक रूलर थे. ठीक है, क्लियर हुआ. पृथ्वीराज चौहान का नाम किस किस ने सुना है? जल्दी बताओ. लगभग सभी ने सुना होगा. हो सकता है पूरी तरह उनके बारे में स्टोरी नहीं पता हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हो, लेकिन नाम सुना है. जल्दी जल्दी से कमेंट में इसी बात पे क्या कर दो भाई, हार्ट रिएक्ट कर दो और आग की इमोजी दे दो और क्या कर दो, थंब लाइक कर दो पहले तो, जल्दी जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं. चलो. These rulers cherished the ideal of the hero who fought valiantly, often choosing death on the battlefield rather than face defeat. ये जो रूलर थे, है ना, हम जैसे पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने सुना है, हम बोलते थे बड़े ही ब्रेव वॉरियर थे, है ना, बहुत ही मतलब हिम्मत वाले, ब्रेव, समझदार, हर चीज़ में तेज, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड ऐसा कहा जाता है ना. These rulers, इन रूलर्स को चेरिश किया जाता था. ये माना जाता है कि भाई हीरो, हम पढ़ रहे हैं ना, हीरोइज्म इनका, हीरो हैं जो बहुत ही वैलियंटली, है ना, ऑफन चूजिंग डेथ ऑन द बैटलफील्ड रादर देन फेस डिफीट. मतलब ऐसा माना जाता था इनको कि ऐसे राजा हैं, ऐसे रूलर हैं, है ना, ऐसे लोग हैं जो बड़े ही ब्रेव थे, हिम्मत वाले थे कि भले ही सर कटा लेंगे कि मार दो हमें, लेकिन हम तुम्हारे गुलाम नहीं बनेंगे, हम तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाएंगे. ठीक है. Stories about Rajput heroes were recorded in poems and songs which were recited by specially trained minstrels. जो भी स्टोरीज, कहानियाँ, है ना, किन के बारे में? राजपूत हीरोज़ के बारे में. वर रिकॉर्डेड इन पोएम्स और सॉन्ग में, है ना, कविताओं में, गानों में इसमें रिकॉर्ड की जाती थी. विच वर रिसाइटेड बाय स्पेशली ट्रेन मिनिस्ट्रल्स, जिनको भाई जो ट्रेन का, जो हम बोले कथाकार या जो कविता वगैरह सुनाते, जो ट्रेन लोग होते हैं, जो इसको बताने सुनाने में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड रहते हैं, नॉलेज रहता है जिन्हें, है ना, अच्छे से बताते हैं कि ताकि लोग मतलब बिल्कुल ही सुने कि ध्यान से कि भाई हाँ ऐसा कुछ हो रहा है. ठीक है, तो बड़े ही ट्रेंड लोग, ये लोग सुनाते थे. These preserve the memories of heroes and were expected to inspire others to follow their example. जिसके कारण ये क्या करते थे? These preserve the memories of heroes and were expected to inspire others to follow their example. अब ये लोग ये जो पोएम्स है ना, सॉन्ग्स के थ्रू बता रहे हैं ताकि जो लोग हैं इसको भाई इसको जाने, इसके बारे में सुने और इंस्पायर हो, और इनके थ्रू ये चीज़ें संभाल के रखी जाए, प्रिजर्व करके रखी जाए. क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? क्या देख रहे हैं हम? हमें बोल रहे हैं कि इनको क्या करा गया, इन मेमोरीज को संभाल के रखा गया इन हीरोज़ की, ताकि जो लोग हैं दूसरे वो इससे इंस्पायर हों कि अरे वाह कितने ब्रेव थे, देखो हम क्यों हैं इतने डरपोक, हमें भी हिम्मत से लड़ना चाहिए, हमारे अंदर भी जज्बा होना चाहिए, किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए. अगर सही है तो झुको मत बिल्कुल किसी के सामने, है ना. हाँ, गलती की है तो भाई झुक के सॉरी तो बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर गलती नहीं है तो सर कटवा लो पर झुको नहीं, है ना. अपनी बात पूरी तरह रखो, खुद को सही साबित करो, डरो नहीं, तो दूसरे सीखें इनसे. जैसे पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी का फेमस जो बैटल आपने सुना होगा तराइन का, कि पहले पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन बाद में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था. और पृथ्वीराज चौहान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है. उनको पता है ब्लाइंड आर्चरी बोलते हैं ना, कि जैसे तीरंदाजी का, बिल्कुल आंखों में पट्टी बांध दो तो बिल्कुल निशाना मार देते थे वो, है ना. क्या करते थे? बढ़िया निशाना मार देते थे. ऐसा नॉलेज था, ऐसे टैलेंटेड थे वो. क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? ये क्या है? रीजन जो है डिस्कस हुए इन चैप्टर्स में. देखो इस एरिया वाइज दिखा रहे हैं सारे जो रीजन है, गुजरात, है ना, राज्य जोधपुर, यहाँ पे राजस्थान का, दिल्ली, शिमला, लखनऊ, भुवनेश्वर, उड़ीसा, यहाँ पे जो है पुरी, है ना, पुरी का हमने देखा था. अभी बंगाल का भी हम देखेंगे आगे. क्लियर? चलो. Ordinary people were also attracted by these stories which often depicted dramatic situations. अब जो एक आम इंसान जैसे हम हैं, आप हैं, वो इससे क्या काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते थे. उनको बहुत अच्छा लगता था सुनने में कि अरे वाह कितना बढ़िया है ना. उनको लगता था वाह ये स्टोरीज़ कितनी ज़्यादा बढ़िया है.
विच ऑफन डेपिक्टेड ड्रामेटिक सिचुएशन, जिसमें ऐसा लग रहा है अरे अच्छा ऐसा हुआ था, अरे अब फिर वो राजा को उसने पकड़ लिया, फिर वो राजा वहाँ से भाग गया और उस राजा ने उसको दुश्मन को हरा दिया। तो काफ़ी ड्रामेटिक सिचुएशन हो जाती, जो हम टीवी मूवी में देखते हैं तो हमें लगता है ना अच्छा ऐसा हुआ होगा, या तो मूवी बना रहे। क्यों बना रहे? क्योंकि ऐसी सिचुएशन हुई जो हमें बहुत अच्छी लगती कि अरे वाह रियल में ऐसा हुआ होगा, इतने ब्रेव तरीके से किसी राजा ने युद्ध किया होगा। क्लियर? And a range of strong emotions, loyalty, friendship, love, failure, anger, etc. और जो रेंज है, किसका रेंज? a range of strong emotion, है ना, जो एक कड़ी इमोशंस की जो एक रेंज आती है इसमें, चाहे वो लॉयल्टी की हो, है ना, फ्रेंडशिप की हो, लव की हो, वेलर की हो, गुस्से की हो, एट्सेट्रा। एक आम इंसान इन चीज़ों से क्या फील करता है? इन स्टोरी से अट्रैक्टेड फील करता है। फिर उन्हें उस चीज़ में ये भी देखने को मिलता है कि भाई देखो इमोशंस जुड़े हुए, गुस्सा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना, फ्रेंडशिप देखने को मिल रही, जो भी चीज़ें हैं कनेक्टेड फील करते हैं। डिड वुमेन फाइंड अ प्लेस विद इन दीज स्टोरीज? क्या ये जो कहानियाँ हैं जो हम देखें ना राजपूत के हीरोइज्म के बारे में, जो कहानियाँ में चीज़ें को देखने को मिल रही है, तो इन स्टोरीज़ में वुमेन्स का भी कोई रोल था, वुमेन की को भी कोई जगह मिली थी, है ना, किसको? औरतों को भी क्या इसमें कोई रोल मिला हुआ था? Sometimes women are depicted as following their heroic husbands in both life and death. There are stories about the practice of sati or the immolation of widows on the funeral pyre of their husbands. So those who followed the heroic idol of often had to pay for it with their lives. अब कई बार sometimes women are depicted, जो women से उनको depict किया जाता है as following their heroic husbands, है ना, इन बोथ लाइफ एंड डेथ. देयर आर स्टोरीज अबाउट प्रैक्टिस ऑफ सती और द इमोलेशन ऑफ विडोज ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड. मतलब ऐसा माना जाता था पुराने टाइम पे, आपने देखा होगा ना कि अरे अगर राजा मर गया तो राजा की जो वाइफ है वो क्या करेगी भाई, वो सती हो जाएगी, वो क्या जौहर कर लेगी, जो राजा की चिता है ना, आग जलाई जाती है तो उसी आग में बैठ जाएगी, वो भी जल जाएगी, क्योंकि हस्बैंड के मतलब अगर जिंदा है तो भाई हस्बैंड की हर एक बात मानती थी, है ना, हस्बैंड के सामने सर झुका के बात करना, जो हस्बैंड बोल रहे हो मानना. अब हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसके बाद भी वो उनको फॉलो करती थी, मतलब जैसे चिता जल रही है तो उसमें खुद को भी जला लिया. अगर वाइफ की जो डेथ, हस्बैंड की डेथ हो रही तो नहीं देखा, नहीं बाल वाल कटवा दिया जाता था इस तरीके से. तो इसलिए उनका नाम इन चीज़ों में हमें देखने को मिलता है कि भाई औरतें उन्होंने क्या करा कि भाई हस्बैंड थे तो उनके साथ भी अच्छे से रही, जब हस्बैंड की डेथ हो जाए युद्ध वुद्ध वॉर में या जो भी, तो औरतें भी उनको फॉलो करती थी, डेथ में भी फॉलो करती थी, मतलब वो मर गए तो वो भी मर जाती थी, मतलब जौहर कर लेती थी, सती हो जाती थी. क्लियर? So those who followed the heroic ideals often had to pay for it with their lives. अब so those ऐसे लोग जिन्होंने इन चीज़ों को फॉलो करा, है ना, इन चीज़ों को फॉलो करा, often had to pay for it with their lives. उनको क्या करना पड़ा? इन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ा, है ना, पे करना पड़ा उस चीज़ को लेके. पे मतलब उसके बदले में, इस तरीके से. पे मतलब आप पेमेंट वाली बात नहीं कर रहे. क्लियर? ठीक है, ये तो हमने देखा ही था अभी पिछली स्लाइड में. आगे बढ़े, चलो. बियॉन्ड रीजनल फ्रंटायर्स द स्टोरी ऑफ कथक. अब रीजनल फ्रंटायर से हट के हम क्या देखेंगे, किसके बारे में देखेंगे? द स्टोरी ऑफ कथक. किसकी स्टोरी देखेंगे हम? कथक की स्टोरी देखेंगे. किसकी स्टोरी देखेंगे भाई हम? कथक की स्टोरी देखेंगे. कथक क्या है? कथक सॉन्ग है या डांस है? डांस स्टाइल है. If heroic traditions can be found in different regions in different forms, the same is true of dance. जैसे हम बोल रहे हैं कि हीरोइक ट्रेडिशन, भाई उस रीजन के वो हीरो थे, उस रीजन के वो योद्धा थे, उस एरिया के वो योद्धा थे, तो ऐसे ही हमें डिफरेंट रीजन्स के क्या मिल सकते हैं? डिफरेंट डांस फॉर्म भी मिलते हैं, है ना. हम बोलते हैं अरे इस एरिया में ये वाला डांस होता है, इस एरिया में ये डांस किया जाता है, इस तरीके से. Let us look at the history of one dance form, कथक. हमें बोल रहे हैं चलो देखते हैं किसके हिस्ट्री में, इतिहास में किसके एक डांस फॉर्म जिसका नाम क्या था? कथक. कौन सा डांस फॉर्म? कथक के बारे में. कथक जो डांस फॉर्म है उसके बारे में देखते हैं. नाउ एसोसिएटेड विद सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. जिसका कनेक्शन अब किससे? सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया के बहुत से हिस्सों से हमें इसका जो है कनेक्शन देखने को मिलता है. नॉर्थ इंडिया आपको पता है ऊपर वहाँ पे. द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा. कथक जो डांस फॉर्म की हम बात करें, जो हमें नॉर्थ इंडिया के पार्ट से देखने को मिलता है, कथक जो है किससे डिराइव हुआ है? एक संस्कृत वर्ड है जिसका नाम है कथा. कथा एक संस्कृत वर्ड है, उससे डिराइव हुआ है क्या? कथक. अ वर्ड यूज इन संस्कृत. जो वर्ड किस में यूज किया जाता था? संस्कृत में. एंड अदर लैंग्वेजेस फॉर स्टोरी. और जो है अदर लैंग्वेजेस, दूसरी जो लैंग्वेजेस है ना, स्टोरी इसलिए यूज की जाती थी उसमें. क्लियर हुआ?
कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम दूसरे राजाओं के बारे में जानते हैं कि भाई इस रीजन के राजा थे, उनकी एक खासियत थी, यहाँ के वो ब्रेव राजा थे, वहाँ चित्तौड़ के राजा थे, मेवाड़ के राजा थे, दिल्ली के राजा थे, अजमेर के राजा थे, हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे ही अलग अलग रीजन के हमें डांस फॉर्म भी देखने को मिलते हैं। तो हम किसके बारे में देख रहे हैं, हम कथक के बारे में देख रहे हैं कि कथक की जो टर्म है किससे आया, एक संस्कृत टर्म था कथा, वहां से डिराइव हुआ है। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। The Kathaks were originally a caste of storyteller in temple of North India who embellished their performances with gestures and song. जो कथक है, कथक क्या रहता है, were originally a caste of storyteller in temple of North India. हमने देखा ना, नॉर्थ इंडिया से ही आया, नॉर्थ इंडिया में चीज़ इमर्ज हुई। कथक जो है डांस हमें देखने को मिलता है ना, जो एक तरीके से ऐसा है कि स्टोरी, किसी कहानी को आप बयां कर रहे हो। Who embellished their performance, जो स्टोरी टेलर है, जो स्टोरी सुनाते थे, मतलब कह सकते हो अपनी परफॉर्मेंस कैसे दिखाते थे, जेस्चर के थ्रू। आपने देखा ना कथक वगैरह ऐसे होता है, जेस्चर के थ्रू, ऐसे आंखों को मटका के इस तरीके से, है ना, जेस्चर के थ्रू गाने हो रहे, सॉन्ग्स के थ्रू। Kathak began evolving into a distinct mode of dance in the 15th and 16th century with the spread of the Bhakti movement. जैसे हमारा जो चैप्टर था, हमने पिछला बीता हुआ चैप्टर, जो लास्ट हमने चैप्टर पढ़ा था, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, हमने भक्ति मूवमेंट के बारे में देखा था, काफ़ी भक्ति रस से भरपूर, है ना, भक्ति के बारे में देखा था ना। तो जो कथक है, किसकी बात हो रही, कथक डांस की, began evolving, कब स्टार्ट हुआ था इवॉल्व होना, इनटू अ डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस इन अ 15 एंड 16 सेंचुरी। 15 और 16 सेंचुरी में क्या बना था, एक बहुत ही खास तरीके का डांस फॉर्म, मतलब और ज़्यादा धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था। मतलब कोई चीज़ आती है फिर धीरे 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 फेमस होती है, ठीक है, तो इवॉल्व हुआ था विद द स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट। किसके स्प्रेड होने से, किसके कैसे बढ़ रहा था, भक्ति मूवमेंट के साथ साथ। The legends of Radha Krishna were enacted in folk plays called Ras Leela, which combined folk dance with the basic gestures of the Kathak storytellers. धीरे धीरे कथक की मतलब आप कह सकते हैं इवॉल्व हो रहा था, ग्रो कर रहा था। जो लेजेंड्स है, जैसे राधा कृष्णा के बारे में कोई कहानी बता रहे हैं, उनसे रिलेटेड कोई इवेंट बता रहे हैं, है ना, तो फोक प्लेस के थ्रू सुनाया जाता था, जैसे रास लीला। Which combine folk dance with basic gesture of कथक स्टोरी टेलर्स। जो कथक स्टोरी टेलर थे, जो कहानी सुनाते, तो उसमें फोक डांस मिला के ऐसे करके कहानी सुनाई जाती थी। क्लियर, चल। Under the Mughal emperors and their nobles, Kathak was performed in the court where it acquired its present features and developed into a form of dance with a distinctive style. क्या कह रहे हैं हमसे, जब मुगल एम्पर थे, मुगल एम्पायर था, जो मुगल एम्पर थे, है ना, मुगल बादशाह उस टाइम पे, या उनके नोबल्स, उनके साथ जो अंडर काम करते हैं, कथक वॉज परफॉर्म इन कोर्ट। कथक को परफॉर्म किया जाता था कहाँ पे भाई, कोर्ट में, वहाँ की उनकी सभा में। where it acquired its present features and developed into a form of dance with a distinctive style. जहाँ पे भाई अपना एक प्रेजेंट रूप, प्रेजेंट फीचर इसको अक्वायर करा उसने, है ना, डेवलप्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ डांस विद अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल। ना धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व हुई, चेंजेस आ रहे थे। अब जब यहाँ पे मुगल एम्पर, मुगल्स के कोर्ट में डांस वगैरह किया जाता था कथक, तो धीरे धीरे अब अपनी एक अनोखी स्टाइल, डिस्टिंक्टिव स्टाइल पकड़ रहा था, ठीक है। Subsequently developed in two traditions or घरानास, one in the court of Rajasthan Jaipur and the other in Lucknow. धीरे धीरे डेवलप हुआ, है ना, it developed in two traditions और घराना, दो परंपराओं या घराना में डेवलप हुआ। One in courts of Rajasthan, एक कहाँ पे, राजस्थान के भाई सभा में, कोर्ट में, जयपुर, और दूसरा कहाँ, लखनऊ में। Under the patronage of Wajid Ali Shah, the last Nawab of Awadh, it grew into a major art form. Under the patronage, किसके भाई अंडर, जो भाई संरक्षक थे, होते हैं ना कुछ लोग जो किसी कला को पसंद करते तो बोलते हैं हम इस कला को संभालेंगे, इसके संरक्षक बनेंगे, है ना। कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं भाई ये कला है, इसके हम संरक्षक बनेंगे, कला को वेस्ट नहीं होने देंगे, लोगों के सामने लाएंगे, भाई ये कोई कला है, ठीक है। वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध, जो क्या थे भाई, अवध के लास्ट नवाब थे। इट ग्रीव इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म, जो किस में बना, बड़ा, एक बड़ा ही आर्ट फॉर्म, मेजर एक आर्ट फॉर्म बना, है ना, मतलब एक अच्छा, एक कला का एक वो बोल सकते इवेंट बन गया कि भाई हाँ, और धीरे धीरे ग्रो करने लगे। जैसे मुगल्स ये लोग बहुत पसंद करते थे, तो तब उसने एक अपना स्टाइल पकड़ा, फिर हमने देखा अवध के नवाब वो भी पसंद करते थे, तो उस टाइम पे और ज़्यादा इवॉल्व हुआ कथक। क्लियर, चल। By the third quarter of the 19th century, it was firmly entrenched as a dance form not only in these two regions but in the adjoining areas of present-day Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Bihar and Madhya Pradesh. हमें क्या बोल रहे हैं, जब थर्ड क्वार्टर चल रहा था 19th सेंचुरी का, it was firmly
reached entrenched as a dance form not only in these two regions. मतलब हमने देखा था ना पहले अभी लखनऊ और जयपुर में एक अच्छा खासा वो अपना ट्रेडिशन धीरे धीरे अपना इवॉल्व हो रहा था, अब स्लोली और भी एरियाज में फैलने लग गया था, ठीक है। जैसे आसपास के जो एरियाज थे, एडजॉइनिंग एरिया, जैसे प्रेजेंट डे जो पंजाब का एरिया हो गया, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, तो यहाँ भी धीरे धीरे फैलने लग गया, लोग मतलब यहाँ पे कथक होने लग गया। Emphasis was laid on intricate and rapid footwork, elaborate costumes, as well as on the enactment of stories. यहाँ देखा जाता है कि प्रॉपर, जैसे कथक जो डांस करते हैं, ट्रेन डांसर होते, वक्त लगता है भाई, ऐसा नहीं 7-8 साल की ट्रेनिंग लगती है ना, प्रॉपर ऐसे डांस करते, फुटवर्क करते, पैरों से ऐसे करते हैं ना, देखा होगा आपने, ठीक है। और हो सकता है कुछ आप में से सीख भी रहे होंगे या ट्रेन भी हो गए होंगे, प्रॉपर कॉस्ट्यूम के साथ डांस करेंगे, प्रॉपर जेस्चर फुटवर्क के साथ करेंगे, है ना, एज वेल एज ऑन द इनैक्टमेंट ऑफ स्टोरीज, प्रॉपर पीछे स्टोरीज चलती रहेगी, इस कहानी के साथ साथ ये लोग अपनी परफॉर्मेंस देते रहेंगे। कथक, लाइक सेवरल अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस, वाज व्यूड विद डिसफेवर बाय मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द 19th and 20th सेंचुरी। अब कथक जैसे बहुत से जो और भी हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस थी, ऐसे ही कथक को भी जो ब्रिटिशर है वो क्या करते थे कि अरे यार ऐसे ही है, ऐसे ही समझते थे, कम मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, फेवर नहीं करते थे कि ये क्या है, क्या चीज़ है, हमारी तो वैसे भी चीज़ें उन्हें कुछ पसंद आई ही नहीं, है ना, हमारी तो वैसे भी कुछ चीज़ उन्हें पसंद आई ही नहीं कभी, तो पसंद नहीं करते थे, डिसफेवर करते थे, जैसे कि बाकी चीज़ें भी कि ये पसंद नहीं है, ये सही नहीं है इंडियन लोगों का, हमें तो वैसे भी वो सिविलाइज नहीं समझते थे ना, कि हमें तो कुछ आते ही नहीं, हम तो ऐसे ही हैं बस, ठीक है। तो इन द 19th and 20th सेंचुरी में, क्लियर, कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। हमने क्या देखा, कथक धीरे धीरे पहले स्टार्ट हुआ नॉर्थ इंडिया में, हम देखेंगे दो ट्रेडिशन जो घराने हैं, जैसे हमने लखनऊ और जयपुर की बात करी, तो फिर आसपास के एरियाज पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ भी इवॉल्व हुआ, फैलने लग गया। मुगल्स हो गए या अवध के नवाब हो गए, उन्होंने भाई वो संरक्षक थे, उन्हें और पसंद आया, तो वहाँ पे कथक ने और अपना एक स्टाइल पकड़ा, ठीक है, और ग्रो हुआ। ये क्या है, ये डांस क्लास लक्ष्मणा टेम्पल खजुराहो, ठीक है, कहाँ है लक्ष्मणा टेम्पल है खजुराहो में, ठीक है, तो वहाँ का इमेज, क्लियर, चलो। However, it survived and continued to be performed by courtesans and was recognized as one of the 6 classical forms of dance in the country after independence. However, फिर भी हम कह रहे हैं ना कि ब्रिटिशर्स आ गए तो हो सकता है कथक बंद हुआ होगा, नहीं चला होगा, रोक दिया होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, चलती रही चीज़ें, साइड बाय साइड चीज़ चलती रही, हो मतलब ब्रिटिशर्स ने उसको इतना फेवर नहीं करा, उतना ज़्यादा उसको ग्रो नहीं होने दिया, जैसे मुगल्स थे, नवाब्स थे, उन्होंने इतना पसंद नहीं किया, उनको तो हमारी चीज़ें वैसे भी कहाँ ही कुछ पसंद आती थी ज़्यादा, लेकिन फिर भी साइड बाय साइड जो कोर्टिजन्स थे और लोग थे, वहाँ चीज़ें परफॉर्म होती रही, कथक चलता रहा, एंड वॉज रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द 6 क्लासिकल डांस फॉर्म इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर जब कथक, इसको क्या माना गया, कथक को क्या कह दिया गया भाई, क्लासिकल डांस, है ना, कथक को क्या नाम दे दिया गया कि भाई ऐसे 6 क्लासिकल डांस में से एक है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस, भाई स्वतंत्रता के बाद फाइनली कथक को एक क्लासिकल डांस का रूप दे दिया गया कि ये क्या है, क्लासिकल डांस है। क्लासिकल, हिस्टोरिकली द टर्म रिफर्स टू द ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पर हम ये देखते हैं कि भाई क्लासिकल का मतलब क्या है, द टर्म रिफर्स टू द ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। जो टर्म है क्या बताता है भाई, एक ग्रेट वर्क, सही तरीके से काम, किस बेसिस पे भाई, आर्ट का और लिटरेचर का, which had been produced in ancient Greece during the 5th and 4th centuries BCE। जो प्रोड्यूस हुआ था कहाँ पे भाई, एंशियंट ग्रीस में, है ना, प्राचीन ग्रीस में, ड्यूरिंग 5th और 4th centuries BCE, बिफोर कॉमन एरा। This was also the period when Greece witnessed the rise of Athens to a preeminent position that culminated in the spectacular conquest of Alexander in the Near and Middle East up to the frontier of India। ये कहाँ देखने को मिला भाई, जो ग्रीस में एथेंस जो ग्रो हो रहे थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे, ठीक है, अब कैसे कैसे आसपास के एरियाज में भी वो अपना भाई, अलेक्जेंडर था, तो अलेक्जेंडर तो क्या चाहता था भाई, दुनिया जीतना, है ना, विश्व को जीतना चाह रहे थे वो, ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे भाई अपना एरिया बढ़ाया, कहाँ कहाँ उनके कॉन्क्वेस्ट हुए भाई, नियर और मिडिल ईस्ट, और साथ में इवन कहाँ, इंडिया के फ्रंटायर, मतलब नॉर्थ वेस्ट से धीरे धीरे इंडिया में भी एंटर हो रहे थे, क्लियर। तो हमने देखा कि भाई हिस्टोरिकली जो टर्म है क्लासिकल का मतलब एक ऐसी कला, एक ऐसा काम जो बहुत ही एक उम्दा लेवल का है ना, ग्रेट वर्क, है ना, क्लियर। चलो, क्लासिकल डांसेस, अब ये क्या है भाई क्लासिकल डांसेस, जरा इसको समझे, देखते हैं। द क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग एनी आर्ट फॉर्म एज क्लासिकल इज ऑफन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड।
सवाल ये है कि अगर हम किसी को क्लासिकल कह रहे हैं, किसी भी डांस फॉर्म को अगर हम कह रहे हैं कि भाई हाँ ये डांस क्लासिकल है, तो किस बेसिस पे कह रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो उसके पीछे का कारण होगा, तभी तो हम उसको क्लासिकल डांस कह रहे हैं, ठीक है। इज ऑफन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, जो कि क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है। डू वी डिफाइन समथिंग एज क्लासिकल इफ इट डील्स विद अ रिलीजियस थीम? क्या हम किसी को भी क्लासिकल, डू वी डिफाइन समथिंग एज क्लासिकल, हम किसी को क्लासिकल ऐसे डिफाइन कर रहे हैं इफ इट डील्स विद अ रिलीजियस थीम, अगर वो किसी धार्मिक थीम से डील कर रहा है ना, मतलब अगर कोई भी डांस है जिसमें धार्मिक चीज़ें हैं, धार्मिक थीम है, तो क्या इसीलिए हम क्लासिकल कह रहे हैं? और डू वी कंसिडर इट क्लासिकल बिकॉज इट अपीयर्स टू रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ स्किल acquired थ्रू लॉन्ग ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग? या तो हम इसे इसीलिए क्लासिकल कह रहे हैं क्योंकि भाई स्किल्स को, टैलेंट को पकड़ने में, मतलब ट्रेनिंग लेने में लगभग इसमें काफ़ी साल लग जाते हैं, है ना। कथक में मैंने बताया ना, मेरी जैसे कज़न भी उसने भी लगभग 7-8 साल की ट्रेनिंग ली थी एक ट्रेन डांसर बनने में। ऐसा नहीं कि आ नहीं रहा है तो करी जा रही डांस, ऐसा नहीं, प्रॉपर धीरे धीरे ट्रेन डांसर बनने में उसमें 7-8 साल की ट्रेनिंग लगती, तो मतलब लंबे सालों की ट्रेनिंग लग रही। क्या इसीलिए हम उसे क्लासिकल कह रहे हैं कि उसको इतना टाइम लग जाता है सीखने में, या हम इसीलिए कह रहे हैं कि उसमें कोई रिलीजियस थीम आती है? Or is it classical because it is performed according to rules that are let down and variations are not encouraged? या तो हम इसे इसीलिए क्लासिकल कह रहे हैं because it is performed according to rules, क्योंकि ये रूल्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म की जा रही है कि भाई प्रॉपर रूल्स हैं, प्रॉपर जेस्चर पोस्चर फॉलो करो, फुटवर्क प्रॉपर होना चाहिए, क्या इसीलिए हो रहा है? हैंडवर्क प्रॉपर करो, है ना, आंखें वगैरह बराबर से मटकाओ, ऐसा कुछ है क्या? इसीलिए हम इसे कह रहे हैं कि जो रूल्स है उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाथ इतना ही चाहिए तो इतना ले जाया जा रहा है, ऐसा कुछ। दीज आर क्वेश्चंस वी नीड टू थिंक अबाउट। ये जो क्वेश्चन है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि भाई क्लासिकल क्यों कह रहे हैं? क्या ये रिलीजियस थीम फॉलो कर रहा है? क्या इसको सीखने में लंबा समय लगता है ट्रेनिंग में इसीलिए? क्या ये प्रॉपर तरीके से होता है, रूल्स रेगुलेशंस के साथ कुछ भी ज़रा सा भी बदलाव नहीं एक्सेप्टेड होता? तो इस बारे में क्या है, सोचना तो चाहिए। It is worth remembering that many dance forms that are classified as folk also share several of the characteristics considered typical of classical forms. हमें क्या कह रहे हैं, बहुत से जो फोक डांस होते हैं उनको क्या कंसिडर किया जाता है? उनको क्लासिकल कंसिडर किया जाता है। मतलब बहुत से जो फोक डांस है ना, उनको क्लासिकल डांस की कैटेगरी में लिया जाता है। फोक डांस करते होंगे 15 अगस्त 26 जनवरी वगैरह ऐसे में, क्लियर। तो उनको क्या करा गया कि भाई ये क्लासिकल डांस, उनको कन्वर्ट मतलब बोल दिया गया कि भाई ये क्लासिकल डांस है, क्लियर। ये क्या है? ये कथक डांसर है, कोट पेंटिंग है, कोट की पेंटिंग है जो ये कथक है डांस कर रहे हैं, ठीक है, पेंटिंग बनाई गई है, क्लियर। आगे बढ़े, चलो। So while the use of the term classical may suggest that these forms are superior, this need not always be literally true. हमने देखा ना कि भाई इसको क्लासिकल बोल क्यों रहे हैं, कुछ रीजन होगा तभी क्लासिकल कह रहे हैं, ठीक है। So while the use of the term classical may suggest that these forms are superior, है ना, ये कहा जा रहा हो कि भाई क्लासिकल इसलिए कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि सुपीरियर है। दिस नीड नॉट ऑलवेज बी लिटरली ट्रू। भाई ये हमेशा ऐसा लिटरली टू द पॉइंट चीज सही रहे, एग्जैक्ट रहे, ऐसा जरूरी नहीं। अदर डांस फॉर्म्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल एट प्रेजेंट आर। अब जो अदर डांस फॉर्म है जिनको क्या रिकॉग्नाइज किया गया है कि भाई क्लासिकल है, ठीक है, वो इस तरीके से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, जैसे हम बोले भरतनाट्यम का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, ये क्लासिकल डांस है। फिर जो कथकली है ये कहाँ का है? ये केरला का है, क्लासिकल डांस है। उड़ीसी उड़ीसा का है, ये क्लासिकल डांस है। फिर उसके बाद कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है। उसके बाद है मणिपुरी, मणिपुर का, ये भी क्या है? ये एक तरीके का क्लासिकल डांस है। तो क्लासिकल डांस है ना, हमने देखा ना कि उनमें से कुछ फोक डांस में से भी लिए गए हैं, बहुत से ऐसे फोक डांस है जिनको क्लासिकल कंसिडर किया गया है, क्लियर। कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है। हमने देखा एक और जो इससे पहले पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे? कथक। कथक कहाँ देखने को मिलता है हमें? नॉर्थ इंडिया का। कथक डांस हमें कहाँ का देखने को मिलता है? हमें नॉर्थ इंडिया का देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये 1 हमने बोला 6 में से एक है, तो भाई एक ही हो गई, फर्स्ट ही हो गई। ये कथक अलग है, कथकली अलग है ना, तो ये मत सोचना कि कथक को ही कथकली बोलते हैं। कथकली केरला का है, कथक नॉर्थ इंडिया का है, ठीक है। चलो, पेंटिंग फॉर पेट्रन्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। अब भाई एक और ट्रेडिशन देखेंगे, एक और जो है हम जो है
कल्चर देखेंगे, चेंज चीज़ें देखेंगे। जैसे हमने इससे पहले क्या देखा भाई, लैंग्वेज का, उसकी मतलब लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज भी कैसे क्या हो रहा है, डेवलप हो रही है ना, चेरास के थ्रू। फिर हमने देखा, क्या देखा हमने, जो है हीरोइज्म के बारे में, है ना, पृथ्वीराज चौहान या राजपूत रूलर का हमने देखा। उसके बाद हमने जो डांस का देखा। अब हम देखेंगे इसका पेंटिंग के बारे में। अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज वाज दैट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। एक और जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, जो उस वक्त पे अलग तरीके से, जो हम कहेंगे बड़ी ही प्यारी अनोखी सी, जो डेवलप हुई थी उस टाइम पे। अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज वाज दैट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। जो अदर ट्रेडिशन था, है ना, जो हमें देखने को मिला था, किसका था वो था मिनिएचर पेंटिंग का। किसका ट्रेडिशन था वो? मिनिएचर पेंटिंग। मिनी नाम से ही पता चल रहा है आपको, छोटा। मिनिएचर्स, एज देयर वेरी नेम सजेस्ट, आर स्मॉल साइज पेंटिंग्स जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लोथ और पेपर। हम जो बोल रहे हैं भाई मिनिएचर को, मिनिएचर एज देयर नेम सजेस्ट, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, हमें देख के समझ में आ रहा है, ये होती थी स्मॉल साइज की पेंटिंग्स। क्या थी ये? आर स्मॉल साइज पेंटिंग्स। कैसी पेंटिंग्स है? स्मॉल साइज, छोटे साइज की पेंटिंग्स, जनरली डन इन वाटर कलर। जो कैसी करी जाती थी भाई? वाटर कलर में करते थे। कैसे करते थे इसको? वाटर कलर में, है ना, वाटर कलर का यूज करते थे। किस पे? कपड़े में या पेपर में। तो इसके थ्रू हम स्मॉल साइज की पेंटिंग्स बनाते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनिएचर। द अर्लीस्ट मिनिएचर्स वर ऑन पाम लीव्स और वुड। जो सबसे पहले की जो मिनिएचर पेंटिंग की जो हम बात करें, देखने को मिलती है, वो किस पे रहती है? पाम लीफ, है ना, और वुड में। किस में देखने को मिलती है भाई? पाम की जो पत्तियों में, और वुड में, लकड़ी में। Some of the most beautiful of these found in Western India were used to illustrate Jain texts. कुछ उनमें से जो बहुत ही खूबसूरत, जो मोस्ट ब्यूटीफुल हमें इनमें से देखने को मिलती है, फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया। जो कहाँ देखने को मिलती है भाई? वेस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया में। वर यूज टू इलिस्ट्रेट जैन टेक्स्ट, है ना। इंडिया के जो है वेस्टर्न पार्ट में हमें देखने को मिलती है, जो क्या इलिस्ट्रेट कर रहे हैं, किसके बारे में बता रहे? जैन टेक्स्ट के बारे में, है ना। जैन धर्म में तो उनके जो भी लिखे हुए टेक्स्ट वगैरह होंगे उसके बारे में। तो हमने क्या देखा भाई? एक नया ट्रेडिशन और आया था उस वक्त, जो है पेंटिंग का ट्रेडिशन, जो है मिनिएचर पेंटिंग। ऐसी पेंटिंग जो स्मॉल साइज पेंटिंग इन्हें हमें कहते थे, बड़ी खूबसूरत सी होती थी, वाटर कलर से, वुड या क्लोथ या पेपर में होती थी। और अर्लीस्ट जो सबसे पहले की गई है, वो किस में की गई है? पाम लीव्स और वुड में। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? ये क्या है? ये अकबर रेस्टिंग ड्यूरिंग अ हंट मुगल मिनिएचर। ये ऐसा दिखाने कि भाई अकबर है ना, अकबर जहाँपना, शाहजहाँ, जो शाहजहाँ बोल रही हूँ हम, शहनशाह अकबर हैं, ठीक है, मुगल एम्परर। तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जो हंटिंग के लिए आए, शिकार करने हैं, तो रेस्ट कर रहे हैं। तो ये पेंटिंग है मिनिएचर। कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो। The Mughal emperors Akbar, Jahangir and Shah Jahan patronized highly skilled painters who primarily illustrated manuscripts containing historical accounts and poetry. किसके बारे में बोल रहे हैं? जो मुगल एम्परर थे। मुगल एम्परर कौन कौन? अकबर, जहांगीर और शाहजहां पेट्रनाइज हाईली स्किल्ड पेंटर्स। इन्होंने क्या करके रखा भाई? जो अच्छे हाईली स्किल्ड पेंटर्स थे, उनको भाई, उनको अपने यहाँ कोर्ट में रखा, ताकि ऐसी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाए, है ना। शौक रहता था ना कि अच्छी जो अच्छा आर्ट वर्क कर रहे हो, जिनको अच्छे से भाई चीज़ों का, आर्ट एंड पेंटिंग्स का नॉलेज है, तो पसंद करते हैं जो है एम्परर लोग कि भाई आप रहिए, आप पेंटिंग्स बनाइए। तो ऐसी काफ़ी जो है हाई स्किल पेंटर्स इन्होंने रखे हुए थे। हु प्राइमरली इलिस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो इलिस्ट्रेट करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड पोइट्री। ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जिसमें हिस्टोरिकल अकाउंट, इनकी कोई भी भाई ऐतिहासिक नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, चीज़ें, पोइट्री वगैरह मेंशन रहती थी। These were generally painted in brilliant colors and portrayed court scenes, scenes of battle or hunting and other aspects of social life. अब ये जो जनरली है, कैसे पेंट की जाती थी? विद ब्रिलियंट कलर्स, बहुत ही खूबसूरत कलर्स से पेंटिंग की जाती थी, प्यारे प्यारे कलर्स लिए जाते थे, ठीक है, जिसमें कोर्ट के सीन, दरबार के सीन दिखाए जा रहे हैं। पेंटिंग में ऐसा दिख रहा है कि भाई राज जो है जहाँपना जो है बैठे हैं, है ना, शहनशाह बैठे हुए दरबार में, जो उनके नोबल्स हैं वो साइड में हैं, ठीक है। या बैटल का सीन दिखा दिया कि कोई युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो उसका कोई सीन दिखा दिया। हंटिंग हो रहा है या अदर एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। तो कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो किस में दिखा दी गई, किस में दिखाई जा रही है? पेंटिंग के थ्रू दिखाई जा रही है। जैसे हमने देखा कि हंटिंग हो रही है, तो देखो लेके जा रहे हैं, ये देखो ऐसे पकड़ा हुआ है इनको, ठीक है, तेंदुआ, चीता, जो भी बोल सकते, लेपर्ड, थोड़े इसी टाइप के दिखते हैं वो, चीता वीता इस टाइप के, देखो पकड़ के ले आ रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, जो आप भी तो इलीगल है, नहीं कर सकते। क्लियर? चलो,
They were often exchanged as gifts and were viewed only by an exclusive few, the emperor and his close associates. मतलब ये बताया जा रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, तो इनके यहाँ ये ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा था। पेंटर्स, हाईली स्किल्ड पेंटर्स थे जो ये पेंटिंग बनाते थे। जैसे कोई कोर्ट रूम उनका जो हो रहा है, बातें हो रही, वहाँ का कोई सीन बना दिया, बैटल का बना दिया है ना, या कुछ भी हंटिंग वगैरह का बना दिया। दे वर ऑफन, और कई बार अक्सर एज अ गिफ्ट भी, कि भाई ये पेंटिंग है, उसको एज अ गिफ्ट एक दूसरे को देते थे, भाई ये गिफ्ट है आपके लिए, तोहफे के तौर पे देते थे, उपहार के तौर पे देते थे। बाय एन एक्सक्लूसिव, अब इसको जो है व्यू देख कौन सकता था भाई, या तो एम्परर देखेगा, है ना, या उनके जो क्लोज एसोसिएट्स थे, उनके साथ के अंडर के जो क्लोज उनके खास लोग हैं, वही लोग इसको देखते थे। क्लियर? तो यानी गिफ्ट के रूप में भी एक्सचेंज करते थे, कुछ ही लोग देखते थे, यानी काफ़ी स्पेशल मानते होंगे, तभी तो उन लोगों ने हाई स्किल जो है ऐसे पेंटर्स रखे हुए थे मिनिएचर के। क्लियर? चलो, with the decline of the Mughal Empire, many painters moved out to the courts of the emerging regional states. See also chapter 8, जो आपको chapter 8 में देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे जैसे डिक्लाइन हो रहा था, अब कोई भी चीज़ ग्रो करती है तो गिरती भी है, तो जैसे जैसे मुगल एम्पायर ख़त्म हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, पावर गिर रही थी, मैनी पेंटर्स मूव्ड आउट टू द कोर्ट्स ऑफ द इमर्जिंग रीजनल स्टेट्स। बहुत से जो पेंटर्स थे अब वहाँ से निकल के दूसरी जगहों पे चले गए, दूसरे ऐसे स्टेट्स पे चले गए, ऐसी जगहों पे चले गए, क्षेत्रों पे चले गए, रीजन पे चले गए जो इवॉल्व हो रहा था, डेवलप हो रहा था, तो वहाँ ये लोग शिफ्ट हो गए। ऐसे होता है ना, हम क्या करते हैं, हम छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाते हैं, हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में रहते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाते हैं, क्यों भाई, हमें ग्रो करना है। तो ऐसे ही नहीं लगा कि अब मुगल एम्पायर तो डिक्लाइन हो रहा है तो दूसरी जगह ये लोग भी जाने लग गए। As a result, Mughal artistic taste influenced the regional court of the Deccan and the Rajput courts of Rajasthan. जिसके कारण as a result क्या हुआ भाई, जो मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट था, अब यहाँ का टैलेंट वो दूसरे रीजन्स में लेके जा रहे हैं, तो जब वो यहाँ की चीज़ें जो उन्होंने यहाँ पे करा वहाँ पे करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ का भी प्रभाव दूसरे क्षेत्रों में मिलेगा ना। अगर हम बोलेंगे कोई पहाड़ी क्षेत्र का पेंटर है, वहाँ से पेंटिंग करके आ रहा है, ये वो तो प्लेन्स एरिया में आ रहा है, साउथ की जगहों पे आ रहा है, तो वहाँ का भी थोड़ा सा उसका एसेंस टच रहेगा ना। जब वो यहाँ पे कुछ पेंटिंग चीज़ें बनाएगा तो हमें दिखेगा कि हाँ ये इस स्टाइल में बना रहा है, ये तो वहाँ का है क्योंकि ये वहाँ से आया है। तो ऐसे ही जब ये लोग मुगल आर्टिस्ट जो ये लोग थे, है ना, टेस्ट इनका जो था, उसका प्रभाव हमें डेक्कन और राजपूत कोर्ट्स जो राजस्थान में थे, राजपूत दरबारों में, वहाँ भी देखने को मिलता है। At the same time, they retained and developed their distinctive characteristics. Same time, साथ इन लोगों ने क्या करा भाई, अपनी जो चीज़ें उन्हें पूरी तरह से जो अपनी प्रभाव है, अपना जो टैलेंट है, अपने जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो विशेषताएं, उसको क्या करके रखा, उसको बचा के रखा, है ना, सबसे भाई अलग की हट के कुछ अच्छा है उसको बचा के रखा, प्रिजर्व करा। Portraits of rulers and court scenes came to be painted following the Mughal example. अब जैसे क्या क्या बनने लगे, हमने जैसे देखा ही था कि भाई रूलर के पोर्ट्रेट बन रहे, पोर्ट्रेट बनाई जा रही है ना, या कोर्ट सीन, दरबार का सीन बना दिया, came to be painted, उसको भी लोग पेंट करते थे, ठीक है, फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल। जैसे हमने मुगल एग्जाम्पल देखा तो मतलब राजा महाराजाओं की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दरबार में क्या चल रहा है, बैटल में क्या चल रहा है, जो भी चीज़ें वो सब पेंटिंग में बना दी जाती थी, या भाई किसी राजा की पोर्ट्रेट बना दी, तस्वीर बना दी। क्लियर? चलो, Besides, themes from mythology and poetry were depicted at centers such as मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़। हमें क्या बोल रहे हैं, ऐसी थीम्स जो माइथोलॉजी के अलावा, साथ माइथोलॉजी हम बोलते ना, माइथोलॉजी का शुद्ध हिंदी तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन माइथोलॉजिकल सीरियल हम बोलते हैं, जैसे रामायण हम देखते हैं, महाभारत, है ना, या कुछ भी ऐसा पुराने मतलब भगवान से रिलेटेड इस टाइप का, जो हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल हाँ कि रियल था, वैसे तो हम मानते हैं कि भाई हाँ सत्य था, लेकिन माइथोलॉजी में जो है ना, तो थीम्स ऑफ माइथोलॉजी उसको भी फॉलो करते थे। पोइट्री वगैरह जिसके थ्रू क्या डिपिक्ट करते थे, क्या बताते थे, कहाँ पे, जैसे मेवाड़ में, जोधपुर में, बूंदी में, कोटा और किशनगढ़, मतलब यहाँ पे पोइट्री, ये सब चीज़ें इसके थ्रू डिपिक्ट करते थे, है ना। Another region that attracted miniature paintings was the Himalayan foothills around the modern day state of हिमाचल प्रदेश। जैसे हम देख रहे हैं माइथोलॉजी की थीम फॉलो कर रहे हैं, पोइट्री की थीम फॉलो कर रहे हैं, साथ में दूसरा रीजन, दूसरा एरिया जहाँ पर ये पेंटिंग, हमें मिनिएचर पेंटिंग का प्रभाव देखने को मिलता है। हमने देखा पहले जो है मुगल्स उन लोग पसंद करते थे, फिर ये दूसरी जगह गए, राजपूत के कोर्ट, वहाँ पे फेमस हुई चीज़ें, फिर जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, फिर एक और रीजन जो इसके प्रभाव में आया, किसके प्रभाव में मिनिएचर पेंटिंग में, वो क्या था, हिमालय का एरिया है ना, हिमाचल प्रदेश का, जिसको हम मॉडर्न डे बोलते हैं ना हिमाचल प्रदेश, वहाँ का एरिया।
By the late 17th century, this region had developed a bold and intense style of miniature painting called Basholi. अब आखिरी में बात के जो लेट 17th सेंचुरी में हमें क्या देखने को मिला, दिस रीजन हैड डेवलप्ड बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनीचर पेंटिंग, मतलब जो मिनीचर पेंटिंग थी उसका बोल्ड और इंटेंस स्टाइल आ गया, है ना। मिनीचर पेंटिंग का एक बहुत ही खास बोल्ड और इंटेंस स्टाइल, बहुत ही प्यारे तरीके से बनाने लग गए थे। थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई, है ना, थोड़ा सा नया टेक्सचर ही समझ लीजिए आया, और इस पेंटिंग को क्या कहने लगे, वो बशोली, क्या बोलने लगे, बशोली। क्लियर। ये देखो ये क्या है, ये महाराणा राम सिंह है, सेकंड प्लेइंग होली राजपूत मिनिएचर, कोटा की है जो हम देख रहे थे। यहाँ पे कहाँ का बनाएगी, होली खेल रहे हैं, देखो कलर वगैरह कैसे बढ़िया, ये देखो ये, है ना, पूरा लाल लाल कर रखा है ना, खून नहीं है, ब्लड नहीं है, रंग है। क्लियर, गुलाल जो हम कह सकते, कलर। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हेयर वॉज भानुदत्ता's रसमंजरी। अब इसमें से जो एक पॉपुलर टेक्स्ट जो था पेंट किया गया था, बनाया गया था, वो था भानुदत्ता's रसमंजरी। भानुदत्ता की क्या है, भानुदत्ता की रसमंजरी। Nadir Shah's invasion and the conquest of Delhi in 1739 resulted in the migration of Mughal artists to the hills to escape the uncertainties of the plains. अब जब कोई दूसरा राजा आके अपना राज्य स्थापित कर लेता है, एरिया जीत लेता है, तो फिर वो क्या करता है, जो पुरानी चीज़ें थी उनको हटवाता है। वो क्या चाहता है, जो मैं हूँ, जो मैं पसंद करता हूँ, जो मुझे चाहिए वो होना चाहिए। तो अब भाई जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, कौन आ गए, नादिर शाह ने इन्वेट कर लिया, है ना, दिल्ली में 1739 में। तो जिसके कारण जो मुगल आर्टिस्ट थे, जो मुगल एम्पायर के टाइम में जो आर्टिस्ट लिए गए होंगे, उनको क्या करना पड़ा, वो वहाँ से माइग्रेट हुए, दूसरी जगह चले गए, पहाड़ों में चले गए, ठीक है, खुद को जैसे बचाने के लिए, है ना। आर्टिस्ट टू हिल्स टू एस्केप द अनसर्टेनिटीज ऑफ द प्लेन्स, मतलब वहाँ के एरिया से निकल के कहाँ चले गए, वो पहाड़ी एरियाज में। Here they found ready patrons which led to the founding of the Kangra School of Painting. अब यहाँ पे उन्हें ऐसे लोग मिले जो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे, जो इस चीज़ को बढ़ावा देख रहे थे, तो बढ़ावा देते थे, है ना। होता है ना कि अरे आप आर्टिस्ट हैं, आप इतना अच्छा ही काम कर लेते, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को और बढ़ावा देंगे। तो क्या करा, क्या बना भाई, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। क्या बना भाई, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये क्या है, ये कृष्ण राधा और उनके कंपेनियन है ना, ये कृष्ण जी हैं, ये राधा जी हैं और उनकी साथ की कंपेनियन मित्र। पहाड़ी मिनिएचर कांगड़ा, ये क्या है, पहाड़ी मिनिएचर है, वही मिनिएचर पेंटिंग कहाँ की, कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा का हम बोलते हैं ना, हिमाचल प्रदेश। चलो, By the mid 18th century, the Kangra artists developed a style which brought a new spirit into miniature painting. अब जब मिड 18th सेंचुरी में और ज़्यादा बदलाव हुआ, जो कांगड़ा आर्टिस्ट थे, है ना, क्योंकि स्कूल तो उसका ओपन हो गया था, उसका नया स्टाइल उन्होंने डेवलप करा, नया स्टाइल इवॉल्व करा, है ना। उसमें नई चीज़ें आई, किसकी, मिनिएचर पेंटिंग की, मतलब मिनिएचर पेंटिंग का उन्होंने और नया स्टाइल अपनाया। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वॉज द वैष्णवाइट ट्रेडिशन। अब जो इंस्पिरेशन, जो सोर्स था, मतलब किस चीज़ को लेकर इन्होंने चीज़ें बनाई, इंस्पायर होते ना कि मैंने इनसे इंस्पायर होकर गाना लिखा, मैंने इनसे इंस्पायर होकर काम किया। तो इन्होंने किसको एज अपना इंस्पिरेशन बनाया, किसके ट्रेडिशन को, वैष्णवाइट ट्रेडिशन को, परंपरा को। जैसे इन्होंने सॉफ्ट कलर का यूज़ करा, बहुत ही सॉफ्ट कलर, हल्के हल्के सॉफ्ट कलर, जैसे कूल ब्लू कलर में, ग्रीन, है ना, एंड अ लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्टिंग्विश्ड कांगड़ा पेंटिंग। और क्या लिया गया उन्होंने, लिरिकल पेंटिंग, क्या करा गया उन्होंने, लिरिकल ट्रीटमेंट, जिसे हम बोलते हैं लिखना वगैरह, उसमें थोड़ा सा मेंशन करना टेक्सचुअल फॉर्म में, ठीक है। Remember that ordinary women and men painted as well on pots, walls, floors, cloth works of art that have occasionally survived, unlike the miniatures that were carefully preserved in palaces for centuries. अब यहाँ पे और क्या बनाया गया, ordinary women और men painted as well as on pots, है ना, जो ऑर्डिनरी आम जो औरत हैं, आदमी हैं, उनकी भी चित्र बनाए गए, उनकी पेंटिंग बनाई गई भाई, पॉट्स में, वॉल्स में, फ्लोर्स में, क्लोथ वर्क भी हुआ, हैव ओकेजनली सर्वाइव। लेकिन इतना ज़्यादा ऐसा नहीं कि इनको बचा के रखा गया, इनको जो है इनका संरक्षण करके रखा गया, है ना। अनलाइक द मिनिएचर्स दैट वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन पैलेसेस फॉर सेंचुरी, है ना। मिनिएचर्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस थी, मिनिएचर्स को काफ़ी ज़्यादा सदियों तक मतलब संभाल के रखा गया। लेकिन ये जो पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं ना, ये जो स्टाइल की हम बात कर रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी जो मैन वुमेन की पेंटिंग बनाई जा रही है, तो इसको इतना ज़्यादा मतलब संभाल के नहीं रखा गया। ओकेजनली कभी कभी किसी के पास मिल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंस इनकी नहीं समझी जितनी मिनिएचर पेंटिंग की थी कि भाई इनको प्रिजर्व करके रखा गया। क्लियर। चलो,
अ क्लोजर लुक बंगाल, अब किसके बारे में देखेंगे भाई, बंगाल के बारे में देखेंगे। द ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज, किसकी ग्रोथ हुई थी भाई, रीजनल लैंग्वेज की ग्रोथ हुई थी। As we saw at the outset, we often tend to identify regions in terms of the language spoken by the people. So we assume that people in Bengal always spoke Bengali. जैसे कि हमने देखा था, ये चीज़ स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी। We often, हम अक्सर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रीजन्स को, एरियाज को, क्षेत्रों को, इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल, है ना। मैंने बताया ना आपको कि हम क्या करते हैं कि भाई ये है, ये इंसान है, अरे तो बंगाली लैंग्वेज बोल रहा है, बंगाल का होगा, ये पंजाबी लैंग्वेज बोल रहा है, पंजाब का होगा, ठीक है, या ये पंजाब का तो जरूर पंजाबी लैंग्वेज बोलता होगा, ऐसे ही होता है ना। वी ऑफन टेंड टू आइडेंटिफाई रीजन्स इन टर्म ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल। जो इंसान जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है, हम बोलते हैं कि चलो ये वहीं का होगा शायद। सो वी अज्यूम दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली। तो हम यही अज्यूम करते कि अगर बंगाल के जो लोग हैं, बंगाल की जो जनता है, वो क्या बोलती होगी, वो बंगाली बोलती होगी। However, what is interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit, early Sanskrit texts mid-first millennium BCE suggest that the people of Bengal did not speak Sanskritic languages. अब इसमें क्या चीज़ है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। However, what is interesting is that while Bengali is now recognized as language derived from Sanskrit, जो बंगाली लैंग्वेजेस को क्या माना जाता है, जो बंगाली लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं उसको क्या मतलब ऐसा माना जाता है कि भाई ये बड़ी ही जो है संस्कृत से ली गई लैंग्वेज है ना। बंगाली लैंग्वेज को आपने खुद भी नहीं सोचा होगा कि किससे ली गई, भाई संस्कृत से ली गई हुई लैंग्वेज है, डिराइव की गई लैंग्वेज है। अर्ली संस्कृत टेक्स्ट मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE, जो पुराने जो हमें संस्कृत के टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, स्पेशली मिड फर्स्ट मिलेनियम बिफोर कॉमन एरा, सजेस्ट दैट, इसमें क्या मिलता है संस्कृत के टेक्स्ट में, पीपल ऑफ बंगाल, जो बंगाल के पीपल थे, जो बंगाल के लोग थे, डिड नॉट स्पीक सांस्कृतिक लैंग्वेजेस, जो बंगाल के लोग थे वो सांस्कृतिक लैंग्वेज नहीं बोलते थे। हाउ देन डिड द न्यू लैंग्वेज इमर्ज, जब वो ऐसा बोलते ही नहीं थे तो फिर ये जो नई लैंग्वेज है, ये जो नई भाषा है, फिर ये कैसे इमर्ज हुई। हम बोल रहे हैं ना कि बोलते तो फिर ये नई भाषा कैसे इमर्ज हुई, ठीक है। चलो, From the 4th-3rd centuries BCE, commercial ties began to develop between Bengal and Magad, South Bihar, which may have led to the growing influence of Sanskrit. अभी कैसे कैसे क्या हुआ है ना, 4th और 3rd सेंचुरीज में, चौथी और जो है तीसरी शताब्दी में कमर्शियल जो टाइज है बिगेन टू डेवलप बिटवीन बंगाल एंड मगध, साउथ बिहार, मतलब ट्रेड रिलेशन हम कह सकते हैं किसके बीच में शुरू हुए, मगध और बंगाल के बीच में। मगध कहाँ, साउथ बिहार प्रेजेंट डे। Which may have led to the growing influence of संस्कृत। अब जो मगध और बंगाल के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस थे, जिसके कारण संस्कृत लैंग्वेज का क्या प्रभाव पड़ा। During the 4th century, the Gupta ruler established political control over North Bengal and began to settle Brahmins in this area. 4th century के दौरान, during the 4th century, जो क्या थे, गुप्त रूलर थे, उन्होंने स्टैब्लिश करा पॉलिटिकल कंट्रोल, राजनीतिक कंट्रोल। गुप्त रूलर जो थे, गुप्त डायनेस्टी आपने सुनी होगी, समुद्रगुप्त वगैरह है ना, उन्होंने अपना एक राजनीतिक कंट्रोल स्थापित करा कहाँ पे, नॉर्थ बंगाल में, बंगाल के नॉर्थ साइड, एंड बिगेन टू सेटल ब्राह्मण्स इन दिस एरिया। अब इस एरिया में कौन आने लगे भाई, जो है ब्राह्मण आने लगे, पंडित आने लग गए। अब अगर हम ब्राह्मण्स की बात करते, पंडितों की बात करते, तो संस्कृत के ज्ञाता, संस्कृत का नॉलेज पंडितों को बहुत अच्छे से रहता था, ठीक है। तो कैसे कैसे क्या हुआ भाई, जब टाइप हुआ, मतलब ट्रेड रिलेशन थे वो इमर्ज हुए, ग्रो हुए, साथ में जब गुप्त रूलर ने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल यहाँ पे स्थापित करा तो ब्राह्मण्स मिले हमें। Thus the linguistic and cultural influence from the mid Ganga valley became stronger. अब इसी के कारण जो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज और जो कल्चरल इन्फ्लुएंस, कल्चर का प्रभाव फ्रॉम द मिड गंगा वैली बिकेम स्ट्रॉन्गर, जो भाई वहाँ के प्रभाव थे वो यहाँ पे देखने को मिल गए, है ना। यहाँ के प्रभाव मतलब दूसरी जगह के प्रभाव इस एरिया में देखने को मिलने लग गए। In the 7th century, the Chinese traveler Xuanzang observed that languages related to Sanskrit were in use all over Bengal. लगभग जो है 7th century में, है ना, इन 7th century 7वीं शताब्दी में जो चाइनीज ट्रैवलर थे, ट्रैवल करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, फिर अपनी बुक लिखते हैं, ट्रैवल बुक, ट्रैवलॉग लिखते हैं। तो शुआंगज़ैंग है, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, ऑब्जर्व दैट लैंग्वेजेस रिलेटेड टू संस्कृत, भाषाएं जो किससे रिलेटेड है, संस्कृत से, वर इन यूज ऑल ओवर बंगाल।
जिनको कहाँ यूज़ करते थे भाई, बंगाल में। मतलब संस्कृत से रिलेटेड जो है लैंग्वेज बंगाल में हमें देखने को मिली, लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी धीरे धीरे प्रभाव पड़ रहा है। जो ब्राह्मण से सेटल हुए उनकी भाषा धीरे धीरे लोगों तक, मतलब लोग ग्रैब कर रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना, लोगों तक पहुंच रही है, लोग उसको कॉपी करके बोल रहे हैं। मतलब होता है ना कि अच्छा धीरे धीरे वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे तो दूसरे भी सीख रहे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं? हम बोल रहे हैं कि बंगाली जो लैंग्वेज है वो संस्कृत लैंग्वेज से डिराइव हुई है। तो कैसे हुई है? कुछ तो इसके पीछे का भाई कहानी होगी। तो कहानी हमने क्या देखी कि पहले जो बंगाल है और मगध के बीच में ट्रेड रिलेशन थे वो स्थापित हुए, है ना, उसी कारण हमें देखने को मिला भाई संस्कृत का प्रभाव। फिर ड्यूरिंग 4th सेंचुरी, ये तो 4th और 3rd सेंचुरी के ड्यूरेशन की बात है। फिर 4th सेंचुरी में कौन आए भाई? गुप्त रूलर जो है, उन्होंने अपना राजनीतिक जो है रूल स्थापित किया, पॉलिटिकल रूल स्थापित किया, स्टैब्लिश करा। तो उनका कंट्रोल पड़ गया पूरा जो है कहाँ पे? नॉर्थ बंगाल में, जहाँ पे फिर जो ब्राह्मण से प्रीस्ट है वो सेटल होने लगे। ब्राह्मण्स मतलब ब्राह्मण्स को संस्कृत आती, वही बोलते थे, वही पढ़ते थे। अब जब ये लोग आ गए तो इनका जो है कह सकते हैं लैंग्वेज का, इनका कल्चर का प्रभाव बंगाल के लोगों में पड़ने लग गया। नॉर्थ बंगाल के लोगों में मतलब सांस्कृतिक ट्रेडिशन, सांस्कृतिक लैंग्वेज, कल्चर का प्रभाव पड़ने लग गया। इन द 7th सेंचुरी, फिर 7th सेंचुरी में एक चाइनीज ट्रेवलर आए थे, शुआंगजेंग। वो क्या कहते हैं, उन्होंने नोटिस करा, ऑब्जर्व करा होगा कि जो ऐसी भाषाएं किससे रिलेटेड, संस्कृत से, ऑल ओवर द बंगाल में यूज होने लगी। मतलब यहाँ पे आप संस्कृत लैंग्वेज से रिलेटेड भाषाएं यूज करने लगे। क्लियर? ये क्या है? ये पेज है फ्रॉम द पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द अर्लीस्ट बंगाली रामायण। जो बंगाली रामायण है ना, जैसे हम तो बोलते हैं हिंदी में रामायण, संस्कृत में तो बंगाली रामायण है, उसका मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है, पाम लीफ में लिखा गया है। क्लियर? अब आपको समझ में तो आएगा नहीं, है ना? चल, फ्रॉम द 8th सेंचुरी बंगाल बिकेम द सेंटर ऑफ अ रीजनल किंगडम अंडर द पालास। चैप्टर 2, आप हमने चैप्टर 2 में जब चोल्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे तो पाल्स के बारे में भी हमने देखा था मैप में, ठीक है। 8th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी से जो बंगाल है वो क्या बन गया था? एक रीजनल किंगडम बन गया था, मतलब एक क्षेत्रीय राज्य बन गया था कि भाई हाँ इस क्षेत्र का ये राजा है, ये है, ऐसा। बिटवीन द 4th and 16th सेंचुरी, 14th और 16th सेंचुरी, बंगाल वॉज रूल्ड बाय सुल्तान्स हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स इन दिल्ली। चैप्टर 3rd. In 1586, when Akbar conquered Bengal, it formed the nucleus of the Bengal Suba. While Persian was the language of administration, Bengali developed as a regional language. अब धीरे धीरे जैसे दूसरे राजा आते जा रहे हैं तो वो अपने अपने इन्फ्लुएंस, प्रभाव लाते जा रहे हैं। हमने देखा पाल्स के अंडर जो है बंगाल क्या बन गई? रीजनल, बंगाल बन गया एक रीजनल किंगडम। फिर 14 से 16 सेंचुरी के बीच में हमें क्या देखने को मिला? बंगाल में किसने रूल करा? सुल्तान, दिल्ली सुल्तान का रूल था, ठीक है। वो आर इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स इन दिल्ली, है ना। अब कैसे था? यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें स्वतंत्र थी। फिर 1586 में अकबर ने क्या करा भाई? बंगाल को जीता। इट फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा। अब उन्होंने एक न्यूक्लियस, एक अलग ही यूनाइटेड, ऐसा अलग सा बना लिया, आइसोलेटेड सा, क्या न्यूक्लियस, एक अलग ही, क्या, बंगाल को सूबा, सूबेदार वगैरह रहते ना, सूबा बना लिया उसको। अब यहाँ पे क्या होता था? पर्शियन जो लैंग्वेज थी वो एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज थी, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज कौन सी थी? पर्शियन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो भी इनका काम काज चल रहा है ऑफिशियल, जो भी इनका राज्यपाठ से रिलेटेड फैसले हैं, काम है, जो भी रिटर्न चीज़ें हैं, वो पर्शियन लैंग्वेज में हो रही बातें, जो भी चीज़ें पर्शियन लैंग्वेज में। लेकिन बंगाली डेवलप्ड एज रीजनल लैंग्वेज। बंगाली कैसी बनी भैया? स्थानीय भाषा बन गई, है ना। बंगाली से कोई इंपॉर्टेंट वैसी भाषा नहीं बनी कि एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ हो रही है। बंगाली वहाँ के लोगों की, स्थानीय लोगों की भाषा रही, रीजनल लोगों की भाषा बन गई, लैंग्वेज बन गई। क्लियर? लेकिन जो काम है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो थे पर्शियन लैंग्वेज में होते थे। चल, in fact by the 15th century the Bengali group of dialects came to be united by a common literary language based on the spoken language of the western part of the region now known as West Bengal. अब धीरे धीरे क्या हुआ 15th century में? by the 15th century the Bengali group dialect, जो बंगाली ग्रुप था डायलेक्ट, केम टू बी यूनाइटेड बाय अ कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज, जो एक कॉमन लैंग्वेज, लिटरेरी टाइप का उनका लैंग्वेज जो डायलेक्ट बन गया, बेस्ड ऑन द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन नाउ नोन एज वेस्ट बंगाल। मतलब वहाँ पे क्या होता होगा? वेस्टर्न पार्ट में जिस लैंग्वेज को सब लोग बोल रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वहाँ को एक अलग ही क्या बना दिया? एक डिस्टिंक्टिव पार्ट ऐसा बना दिया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं आज के टाइम में? वेस्ट बंगाल। Thus, although Bengali is derived from Sanskrit, it passed through several stages of evolution. भले ही हम ये कह रहे हैं कि जो बंगाली है वो संस्कृत से आई है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि बंगाली कहाँ से आई है? संस्कृत से आई है, लेकिन धीरे धीरे इसको धीरे धीरे इवॉल्व होने में काफ़ी चीज़ों का इसके बीच में प्रभाव रहा।
पाल्स आए, उसके बाद हमने देखा सुल्तान्स का प्रभाव, फिर मुगल्स का, तो इनमें बाकी लोगों का भी प्रभाव रहा है, चीज़ें इवॉल्व होके बदली, अलग अलग स्टेज होके इवॉल्व हुई है, मतलब ठीक है। Also, a wide range of non-Sanskrit words derived from a variety of sources including tribal languages, Persian and European languages have become a part of modern Bengali. अब हमें क्या देखने को मिलता है कि जो नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज है, संस्कृत तो हम देख ही रहे हैं इसका प्रभाव है, जो दूसरी जो नॉन संस्कृत लैंग्वेज है उनके जो शब्द हैं वो भी इसमें मिक्स हुए हैं, जैसे ट्राइबल लैंग्वेज, पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेज आ गई है ना, ये सब किसका पार्ट बन गए, जो आज की जो मॉडर्न बंगाली है उसमें हमें इन जगहों के भी, इन लैंग्वेजेस के भी शब्द मिले हुए देखने को मिलते हैं। वैसे ये आई संस्कृत से, लेकिन जो प्रभाव धीरे 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 यहाँ पे बंगाल की जो है रीजन पे पड़ा, तो ये जो मॉडर्न बंगाली है इसमें हमें ये सब का भी मिक्सचर बोल सकते देखने को मिलता है। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। Early Bengali literature may be divided into two categories, one indebted to Sanskrit and the other independent of it. अब हमें बोल रहे हैं जो पहले के जो बंगाली हमें लिटरेचर, जो साहित्य, जो काम देखने को मिलते कहाँ, बंगाली के, मे बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, जो किसमें डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। वन इंडेप्टेड टू संस्कृत, जो एक है संस्कृत से ली गई हम कहेंगे, है ना, जिसमें संस्कृत का प्रभाव है। दूसरा जो संस्कृत से स्वतंत्र है, जो संस्कृत से जिसका लेना देना नहीं, इतना हम ये कह सकते हैं। The first includes translations of Sanskrit epics, the Mangal Kavyas, literally auspicious poems dealing with local deities, and bhakti literature such as the biographies of Chaitanya Deva, the leader of the Vaishnava Bhakti movement, chapter 6, है ना। हमें बोल रहे हैं, पहला हमने देखा ना दो टाइप के हमने जो है लैंग्वेज हमें यहाँ बंगाली लिटरेचर है, जो पुराने बंगाल के साहित्य है, वो हमें दो टाइप में डिवाइडेड मिले, ठीक है। वन, एक जो संस्कृत से रिलेटेड है, जिसपे संस्कृत का असर देखने को हमें मिलता है, संस्कृत का ट्रांसलेशन देखने को मिल रहा है। दूसरा क्या है, जो स्वतंत्र है, अलग है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, The first includes translation of Sanskrit epics, the Mangal Kavyas, literally auspicious poems dealing with local deities. पहला हमें देखने को मिलता है भाई संस्कृत के एपिक्स, है ना, संस्कृत के एपिक्स का जो ट्रांसलेशन है, संस्कृत की जो भी कहानियाँ, लेजेंड्स होंगे उनके ट्रांसलेशन है, जैसे मंगल काव्य, मंगल काव्यास जो एक बहुत ही ऑस्पिशियस, हम बोलते हैं मंगल, अच्छी ऐसी पोएम, मंगल बोलते हैं ना, ऑस्पिशियस है, बड़ी ही, अरे बड़ा ही मंगल, जो बहुत ही मंगल सिचुएशन है ना, हम बोलते हैं ना कि अच्छी सिचुएशन है, बहुत बढ़िया है, ऐसे टाइम पे शादी करवा लो, ऐसे टाइम पे ये करवा लो, है ना। अब लिटरली ऑस्पिशियस पोएम्स डीलिंग विथ लोकल डाइटीज, जिनमें जो है लोकल जो डाइटीज है, जो भगवान है, उनसे रिलेटेड रहता था। एंड भक्ति लिटरेचर, इसमें क्या रहती थी, भक्ति के लिटरेचर भी रहते थे, सच एज दी बायोग्राफी, जैसे हमें किसकी बायोग्राफी देखने को मिलेगी, चैतन्य देवा। किसकी बायोग्राफी देखने को मिलेगी, चैतन्य देवा, जो लीडर थे, किसके लीडर थे, लीडर थे वैष्णवा भक्ति मूवमेंट, जो वैष्णवा भक्ति मूवमेंट के लीडर थे। चैप्टर 6 में हमने बहुत अच्छे से इनके बारे में पढ़ा है, याद है कि भूल गए, याद है कि भूल गए, जल्दी बताओ, याद है ना। The second includes Nath literature such as the songs of Mayanmati and Gopi Chandra, stories concerning the worship of Dharma Thakur, and fairy tales, folk tales and ballads. सेकेंड में क्या देखने को मिलेगा, पहले में तो हमने देखा कि संस्कृत के ट्रांसलेशन लिए गए, है ना, संस्कृत से ट्रांसलेट की हुई चीज़ें ली गई। सेकेंड में हमें दिखेगा नाथ लिटरेचर, क्या देखने को मिल रहा है सेकेंड में हमें, नाथ लिटरेचर सच एज द सॉन्ग्स ऑफ मयनमती एंड गोपी चंद्र, जिसमें हमें किसके सॉन्ग, किसके गाने, मयनमती, है ना, और गोपी चंद्र के जो है सॉन्ग्स, ये सब हमें देखने को मिलेंगे, स्टोरीज देखने को मिलेगी। कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर, जिसमें दिखाया गया कि भाई धर्म ठाकुर है, उनकी पूजा कर रहे हैं। एंड फेरी टेल्स हमें देखने को मिलेंगे, परी वगैरह की कहानी, है ना, जो लघु कथाएं, वो सब हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये अलग टाइप का है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि संस्कृत से ली गई चीज़ें यहाँ पे अपनाई गई है, और यहाँ पे अलग। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। मयनमती, गोपी चंद्र एंड धर्म ठाकुर, मयनमती, गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर क्या कह रहे हैं, जरा देखते हैं भाई। द नाथ वर एस्केटिक्स हु एंगेज इन अ वैरायटी ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। नाथ कौन थे, इस टाइप के जो साधु वगैरह होते हैं, जोगी, है ना, ऐसे जो किस चीज में एंगेज रहते थे, योगिक प्रैक्टिसेस, है ना, योगा वगैरह करते थे, मेडिटेशन। दिस पर्टिकुलर सॉन्ग
which was often enacted, described how Mayanmati, a queen, encouraged her son Gopi Chandra to adopt the path of asceticism in the face of a variety of obstacles. हमें बोल रहे हैं ये क्या है, एक तरीके का सॉन्ग है, which was often enacted, है ना, जो ऑफनली उसको इस तरीके से बनाया गया है, जो क्या बता रहा है, मतलब इस तरीके से अक्सर वो चीज़ें मतलब इसमें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि कैसे जो मयनमती एक रानी है, क्वीन है, एनकरेज कर रही है अपने बेटे गोपी चंद्र को टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ एस्केटिसिज्म इन द फेस ऑफ अ वैरायटी ऑफ ऑब्स्टिकल्स, है ना, जो इंसान की ज़िंदगी में क्या आता है, इंसान की ज़िंदगी में आते भाई रुकावटें, दिक्कतें, ऑब्स्टिकल्स, तो इन सब को ना वो करके आप क्या करो भाई, साधु इस टाइप के बन जाओ, जोगी, मतलब आप बोलते सिद्धि प्राप्त करो, नॉलेज को प्राप्त करो, मोह माए सब छोड़ दो, तो ऐसा कहते हैं ना, जैसे कि योगा करो, मेडिटेशन करो, इस तरीके से। धर्म ठाकुर इज अ पॉपुलर रीजनल डाइटी। धर्म ठाकुर क्या थे, एक बड़े ही पॉपुलर एक रीजनल डाइटी थे। क्या थे, रीजनल डाइटी थे, है ना, रीजन को जो हम कह रहे हैं एरिया वाइज, वो एक ईश्वर थे, डाइटी थे। ऑफन वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोन और अ पीस ऑफ वुड, जिनकी अक्सर पूजा किस तरीके से की जाती थी भाई, स्टोन और पत्थर, मतलब जैसे पत्थर मिल जाए या लकड़ी मिल जाए तो ऐसा माना जाता है कि भाई ये ईश्वर है ना, जो रीजनल धर्म ठाकुर जिनको माना जाता है कि भाई हमारे यहाँ के, हमारे क्षेत्र के क्या है, ईश्वर है, भगवान है। क्लियर, आया समझ में? चलो, The texts belonging to the first category are easier to date, as several manuscripts have been found indicating that they were composed between the late 15th and mid 18th centuries. ये जो टेक्स्ट है, ये जो लिखी गई हैं, जो टेक्स्ट है बिलोंगिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी आर ईजियर टू डेट। ये जो पहली कैटेगरी हम जो बोले ना, जो संस्कृत से डिराइव की गई है, जिसमें संस्कृत का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी की, जो क्या कह रहे हैं, ईजियर टू डेट, मतलब इनके बारे में पता करना ईजी है, इनके बारे में पता करना काफ़ी ज़्यादा हमें ईजिली इन्फॉर्मेशन मिली है। एज सेवरल मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैव बीन फाउंड इंडिकेटिंग, क्योंकि हमें बहुत से इस तरीके की मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली है, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले जो इंडिकेट कर रहे हैं दैट दे वर कंपोज बिटवीन लेट 15th एंड मिड 18th सेंचुरीज, ठीक है, जो कंपोज हुए थे कब, लेट 15 और मिड 18th सेंचुरी के टाइम। तो मतलब थोड़ा सा मैन्यूस्क्रिप्ट्स के थ्रू हेल्प मिल रही है कि हाँ ये तब के बने हुए हैं, पहले वाले का बता रहे हैं। Those belonging to the second category, जो सेकंड कैटेगरी के हैं, जिनमें हम बोले ना कि संस्कृत से इंडिपेंडेंट है, जो स्वतंत्र है, जिसमें संस्कृत का नहीं है इतना रूल, those belonging to the second category circulated orally and cannot be precisely dated, जो कैसे करा गया भाई, जिनको orally मौखिक तौर पे जिनको सर्कुलेट करा गया है, बनाया गया है, बताया गया है, और कैन नॉट बी प्रिसाइजली डेटेड, है ना, जिनके बारे में मतलब ऐसे प्रॉपर डेट नहीं बता सकते भाई तब की। जैसे अगर मैं हूँ, मैंने आपको कुछ बात बोली है ना, तो आप बोलोगे मैम हाँ आपने ओरली बताया था उस दिन, तो थोड़ा आप भूल जाओगे ना, एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे ना, मैं एग्जैक्ट कुछ बोल पाऊंगी ओरल फॉर्म में, लेकिन क्योंकि ओरली वो चीज़ है, रिटर्न फॉर्म में होता कि मैंने लिख के आपको दिया है कि भाई हाँ ऐसा ऐसा होगा रिटर्न में इस डेट में, तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैम आपने रिटर्न में दिया था, यानी 7 तारीख का है, 2024 जुलाई का, ऐसे करके अगस्त का, जो भी है आप बोल पाओगे। तो ये क्या है, ओरली बताया गया है, इसमें ऐसा कुछ प्रिसाइजली कुछ मेंशन नहीं है कि हम बता पाए कि हाँ ये इस सेंचुरी की बने हुए, ऐसा हम कह ही नहीं सकते क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ओरली अगर कोई चीज़ होती तो बातों की चीज़ें बातों में ही रहती है ना, जिसने सुनी उसके पास है, लिखी गई होती तो दूसरे पढ़ सकते हैं। They were particularly popular in eastern Bengal, where the influence of Brahmins was relatively weak. अब ये जो सेकेंड फॉर्म का हम कह रहे हैं, जहाँ पे संस्कृत का नहीं है इतना रोल, तो संस्कृत का क्यों नहीं है रोल, क्योंकि यहाँ पे जो ब्राह्मण्स का प्रभाव है, ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस है वीक है, कम है, तो जहाँ पे ब्राह्मण्स का इतना रोल ही नहीं है, तो वहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज कैसे क्या हमें मिली, जहाँ पे ब्राह्मण्स का रोल ही नहीं है, वहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज कैसे कैसे मिल सकती है ना, पॉसिबल ही नहीं, मतलब इतना ज़्यादा उसका प्रभाव उस एरिया में संस्कृत मिलना मुश्किल है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला हम जो देख रहे हैं वो संस्कृत से प्रभावित टेक्स्ट हैं बंगाल के, और दूसरा जो उससे कम्प्लीटली क्या है, इंडिपेंडेंट है। पहला जो है टेक्स्ट हमें ईजिली उसके बारे में मतलब आराम से इन्फॉर्मेशन मिल जाती कि भाई ये इतने सेंचुरी की है, जैसे हमें मिल जाएगा हमें कि लेट 15 या मिड 18 सेंचुरी के। लेकिन जो दूसरे टेक्स्ट है वो ओरली बताए गए हैं, तो वो उनको प्रिसाइज उनकी प्रॉपर डेट बताना ज़रा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इन एरियाज़ में, पर्टिकुलर ईस्टर्न बंगाल की हम बात करें, इन एरियाज़ में क्या है, संस्कृत का जो मतलब ब्राह्मण्स का प्रभाव वीक है। क्लियर? चलो, पीर
पीर्स एंड टेम्पल्स, किन के बारे में देखेंगे हम? पीर्स के बारे में देखेंगे और मंदिर के बारे में देखेंगे. From the 16th centuries, people began to migrate in large numbers from the less fertile western Bengal to the forested and marshy areas of southeastern Bengal. 16th century से, है ना, 16वीं शताब्दी से जो पीपल है, पीपल बिगेन टू माइग्रेट, जो लोग हैं माइग्रेट होने लग गए थे इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम द लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल टू द फॉरेस्टेड एंड मार्शी एरिया ऑफ साउथ ईस्टर्न बंगाल. है ना, क्या बोल रहे हैं कि 16th सेंचुरी में जो पीपल है, जो लोग हैं, माइग्रेट होने लग गए थे बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में, लार्ज तादाद में हमें लोग दिखने लग गए थे जो जगह चेंज कर रहे थे. मतलब वो कैसी जगहों से? जो ऐसे एरिया से लेस फर्टाइल, जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन नहीं थी, लेस फर्टाइल एरिया से कहाँ? वेस्ट बंगाल के, वेस्टर्न बंगाल के कहाँ जा रहे थे? फॉरेस्टेड एरिया. अब जो ऐसी जगह जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन नहीं है, फॉरेस्ट वगैरह कम है, ऐसा कुछ खास ऐसा नेचुरल इतना जो उनका इनको मतलब ग्रो कर सके, ऐसी चीज़ें नहीं है, तो कहाँ पे जो कह सकते मूव कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे फॉरेस्टेड और मार्शी एरियाज में, है ना, ऑफ साउथ ईस्टर्न बंगाल. कहाँ पे? साउथ ईस्टर्न बंगाल. As they moved eastwards, they cleared forest and brought the land under rice cultivation. हमने देखा कौन से एरिया से? वेस्टर्न बंगाल के एरिया से ये साउथ ईस्टर्न बंगाल के एरिया पे जा रहे थे. ठीक है, अब जब ये जा रहे थे, मूव कर रहे थे, तो बीच में जो भी फॉरेस्ट आते जा रहे थे उनको क्लियर करते जा रहे थे ताकि वो जमीन पे क्या हो सके? चावल की खेती हो सके. क्या हो सके? ताकि उन जमीन पे चावल की खेती हो सके. Gradually, local communities of fisher folk and shifting cultivators, often tribals, merged with the new communities of peasants. अब क्या हुआ? धीरे धीरे ये लोग, नए लोग आ रहे थे, नए लोग आ रहे थे, तो ये लोग क्या कर रहे थे भाई? फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे थे और ऐसा लैंड बना रहे थे जहाँ पे राइस कल्टीवेशन ईजी से हो सके, चावल की खेती ईजिली हो सके. ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो लोकल कम्युनिटीज थी ऑफ फिशर फोक की, है ना, फिश वगैरह जो पकड़ते थे, और शिफ्टिंग कल्टीवेटर जो भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, ऑफन ट्राइबल्स, और ट्राइबल्स भी क्या हो गए? नई कम्युनिटीज के साथ, जो पीजेंट की, जो किसानों की नई कम्युनिटी है, ये नए लोग आए, उनसे मर्ज हो गए, उनके साथ मिल गए. होता है ना, नए लोग आते तो नए लोगों की तरीके, तौर तरीके, है ना, उनके आइडियाज़, उनके काम हम मिक्स कर लेते, मर्ज कर लेते इस तरीके से. तो धीरे धीरे जो लोकल कम्युनिटीज़ थी, किसकी? फिशर फोक की और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स की, ऑफन ट्राइबल्स, ये सब क्या होने लगे? धीरे धीरे मर्ज होने लग गए. क्लियर? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आ रहा है समझ में अच्छे से? हमने क्या देखा कि भाई 16th सेंचुरी में ये चीज़ हमने नोटिस करी कि जो लोग हैं कहाँ के, वेस्टर्न बंगाल के जो लोग हैं वो कहाँ, नॉर्थ साउथ ईस्टर्न बंगाल की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ का लैंड है वेस्टर्न बंगाल को फर्टाइल नहीं है, लेस फर्टाइल लैंड है, तो फॉरेस्टेड एरिया में जा रहे हैं, अच्छे एरिया में जा रहे हैं. अब वो ऐसे एरिया में क्या करें? फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं ताकि क्या हो सके भाई? राइस कल्टीवेशन कर सके. जो लोकल लोग हैं, जो पहले से ही वहाँ रह रहे थे, लोकल लोग में कौन कौन? फिशर फोक हो गए, शिफ्टिंग कल्टीवेटर हो गए, ट्राइबल्स हो गए, ये लोग नई कम्युनिटीज़ जो आई है वेस्टर्न बंगाल की, उनसे अब मर्ज होने लग गए. ठीक है, चलो. This coincided with the establishment of Mughal control over Bengal with their capital in the heart of the eastern delta at Dhaka. Officials and functionaries received land and often set up mosques that served as centers for religious transformation in these areas. अब जिसके साथ हमने, जैसे हम बोले ना, यहाँ पे ये लोग आए साथ में, नई जगह. This coincided with the establishment of Mughal control over Bengal with their capital in the heart of the eastern delta at Dhaka. इनकी जो कैपिटल थी, मुगल्स का जो कंट्रोल था, किस में भाई? बंगाल में मुगल्स का कंट्रोल था. सूबा बना रखा था इन्होंने. ठीक है, हमने देखा ना, सूबा एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर सूबा बना रखा था, जिसकी कैपिटल हम बोल रहे हैं कहाँ पे थी भाई? ईस्टर्न डेल्टा, जो क्या, ढाका में. ऑफिशियल्स जो थे और फंक्शनरीज थे, जो काम करते थे, ऑफिशियल जो वहाँ पे काम करने वाले थे, फंक्शनरीज, उनको क्या मिलता था? रिसीव लैंड एंड ऑफन सेटअप मॉस्क्यूज. उनको ज़मीन मिल जाती थी और वो क्या करते थे भाई? मस्जिद वगैरह बना दिया उन्होंने. दैट सर्व्ड एज सेंटर्स फॉर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस एरिया. अब इसी कारण इन एरियाज में क्या हो देखने को मिला हमें? रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन, धार्मिक तौर पे हमें यहाँ पे कुछ बदलाव देखने को मिले, क्योंकि ज़मीन मिली, यहाँ पे भाई मस्जिद वगैरह बनाए, मॉस्क्यूज वगैरह बनाए. क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं मुगल्स का भी एरिया था, है ना, मुगल्स का यहाँ पे शासन था, इस तरीके से हम कह सकते हैं. The early settlers sought some order and assurance in the unstable conditions of the new settlement. जो पहले के जो सेटलर्स जो सेट हो रहे थे, sought some order, उन्होंने कुछ भाई इस चीज़ को देखा और उन्हें क्या मिला? अश्योरेंस इन द अनस्टेबल कंडीशन ऑफ द न्यू सेटलमेंट. है ना, जो अनस्टेबल, जो कैसी कंडीशन थी? अनस्टेबल कंडीशन थी जो न्यू सेटलमेंट की. तो उससे थोड़ा सा इन्हें क्या हो रहा था? ये लोग देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, अश्योरेंस अभी ये लोग, इनको चीज़ का मिल रहा था. These were provided by community leaders who also functioned as teachers and adjudicators
and were sometimes ascribed with supernatural powers. अब ये कौन प्रोवाइड करा था? कम्युनिटी के जो लीडर्स हो गए, है ना, ऑल्सो जो फंक्शनरीज थे, जैसे जो टीचर्स हो गए, एडजुडिकेटर्स हो गए, बार बार वो एजुकेटर आ रहे, तो एडजुडिकेटर्स हैं, ठीक है। ये क्या करने लग गए भाई, इनमें ऐसा मानने लग गए कि भाई इनमें सुपर नेचुरल पावर्स है, तो लोग इनके अधीन आने लग गए, ठीक है। चलो, पीपल रिफर टू देम विद अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट एज पीर्स। अब लोग इनको क्या मानने लग गए भाई, इनको पीर मानने लग गए। पीर क्या होते हैं अभी देखते हैं ना, कि भाई इनमें पावर है, सुपर नेचुरल पावर है ना, दम है ना, बोलते शक्ति है, ठीक है। This term included saints or Sufis and other religious personalities, daring colonizers and defied soldiers, various Hindu and Buddhist deities and even animistic spirit। अब जिसमें और क्या क्या हमें देखने को मिलता है भाई, संत हो गए, सूफीज हो गए, या और भी कोई धार्मिक ऐसी पर्सनैलिटीज। अब जो कॉलोनाइजर्स थे, है ना, डेयरिंग कॉलोनाइजर्स, और जो डिफाइड सोल्जर, भाई जो हो गए सोल्जर, हम बोलते हैं ना आर्मी वाले सोल्जर, जो हिंदी में जवान जो हम बोलते हैं, वेरियस हिंदू भी, बुद्धिस्ट डाइटीज भी, और इवन एनिमिस्टिक स्पिरिट्स भी। अब पीर और एनिमिस्टिक जो स्पिरिट है, वो एनिमिज्म में, ये क्या होता है देखते हैं। पीर है एक पर्शियन वर्ड मीनिंग अ स्पिरिचुअल गाइड। पर्शियन वर्ड है पीर, जिसका मतलब है एक धार्मिक, जो ऐसे होता है ना, भगवान के लिए हमें बताते, गाइड करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, है ना, जो धर्म कर्म की बातें करते हैं, रिलीजियस बातें, भगवानों से रिलेटेड ऐसी कुछ बताएंगे हमें, ठीक है, पीर्स, जिनमें ऐसा हम समझते कोई पावर है जो बताता है ऐसा करो, भगवान भाई आपसे खुश हो जाएंगे, इस तरीके से, या भगवान आपकी सुनेंगे, ऐसा। एनिमिज्म, एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग सोल टू प्लांट। एनिमेशन नहीं, एनिमिज्म क्या कह रहे हैं, एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग सोल टू प्लांट्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल फिनोमेना। इसका मतलब ये है कि ऐसा माना जाता था, ये लोग ऐसा भी मानते थे, है ना, ये जो हम बोल रहे थे एनिमिस्टिक स्पिरिट, कि भाई चाहे ये पेन है, ये पेन में भी क्या है, आत्मा है, ये वॉच में भी आत्मा है, ये पेड़ है, प्लांट्स है, इनमें भी क्या है, आत्मा बसती है, ऐसा मानते थे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। पीर्स का रोल जो है हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे इन्हें इंपॉर्टेंट माना गया और इनके अधीन लोगों ने भाई काम किया, मतलब इनको लोगों ने इंपॉर्टेंस दी। क्यों? क्योंकि ऐसा मानते थे इनमें सुपर नेचुरल पावर्स हैं। संत साधु वगैरह सब इसमें, जो हम कहेंगे, इसमें इंक्लूडेड थे। क्लियर, चलो। The cult of Pirs became very popular and their shrines can be found everywhere in Bengal। जो क्या बना भाई, जो कल्ट था पीर का, वो बहुत ही पॉपुलर बन गया, और जो उनके श्राइन्स थे वो हमें एवरीवेयर, बंगाल में हर जगह देखने को मिलते हैं, है ना, जो भाई इनकी रिलीजियस जगह, श्राइन्स, मंदिर जो हम बोल रहे हैं ना, ऐसी चीज़ें, मंदिर तो क्या मतलब रिलीजियस प्लेसेस इनकी बंगाल में देखने को मिलती है पीर्स की। Bengal also witnessed a temple building spree from a late 15th century which culminated in the 19th century। अब यहाँ पे भाई टेम्पल्स वगैरह का भी रोल हमें देखने को मिला, हमने पढ़ रहे हैं ना पीस एंड टेम्पल्स। We have seen chapter 2 that temples and other religious structures were often built by individuals or groups who were becoming powerful to both demonstrate their power and proclaim their piety। हमने बहुत अच्छे से चैप्टर 2 में पढ़ा था कि अगर कोई भी राजा, है ना, अपनी पावर शो करना चाहता है, अपनी प्रतिष्ठा शो करना चाहता है, अपनी वेल्थ शो करना चाहता है लोगों तक, लोगों को, तो कैसे शो करता था? मंदिर बनवा के, भव्य भव्य सुंदर सुंदर मंदिर बनवाएगी, और मंदिरों में चढ़ावा भी चढ़ता है, तो मंदिर में वेल्थ भी बहुत रहती है ना। मंदिर बनवा के कि भाई देखो मेरे पास ये पावर है, मेरी वेल्थ है, देखो मैं इतना बना सकता हूँ, इतना भव्य मंदिर। तो वही बोल रहे हैं कि हमने चैप्टर 2 में एक चीज़ बहुत अच्छी से देखी कि जो टेम्पल्स हैं और जो अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर है, टेम्पल के साथ साथ कोई भी ऐसे धार्मिक स्ट्रक्चर्स, वर ऑफन, अक्सर जो है इंडिविजुअल, कोई भी इंसान या ग्रुप, हु वर बिकमिंग पावरफुल, या कोई इंडिविजुअल या ग्रुप धीरे धीरे जब पावरफुल बन रहा है, अपनी जो पावर है कैसे दिखाते थे? डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर एंड प्रोक्लेम देयर पाइटी, है ना, अपनी पावर को दिखाते थे और अपनी जो एक इमेज है, रिस्पेक्ट है, और बढ़वाते थे कि भाई ठीक है, देखो हमारे पास कितनी पावर है, हमने मंदिर भव्य भव्य मंदिर बना रहे हैं, है ना, हम भगवान को इतना पूछते हैं, अपने रिलीजियस वो दिखा रहे हैं कि देखो इस तरीके से। क्लियर, ये हमने बहुत अच्छे से चैप्टर 2 में पढ़ा था। ठीक है, तभी तो क्या होता था, जब मंदिर बनवाते थे तो जो दूसरे रूलर आते थे सबसे पहले मंदिर ही तोड़वाते थे कि भाई सबसे पहले मंदिर पे अटैक करो। एक तो तोड़वाएंगे, दूसरा क्या है, धन संपत्ति, भाई वेल्थ रहती मंदिर में, उसको लूट के ले जाएंगे। क्लियर, चलो। Many of the modest brick and terracotta temples in Bengal were built with the support of several low social groups such as the Kolu oil presser and the Kansari bell metal worker। अब हमें क्या बोल रहे हैं, जैसे बहुत से जो मॉडेस्ट ब्रिक और टेराकोटा के टेम्पल हमें जो देखने को मिलते हैं बंगाल में,
वो उसको किसने बनाया था? वर बिल्ट विद द सपोर्ट ऑफ सेवरल लो सोशल ग्रुप्स, जो भाई ऐसे सोशल ग्रुप थे जो हम कहते हैं ना छोटे छोटे लेवल का जो काम करते थे, जैसे कौन हो गए? कोलू हो गए, ऑयल प्रेसर्स, है ना, कंसारी हो गए जो बेल मेटल वर्कर हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे काम करने वाले छोटे मोटे लोग जो हम बोलते हैं छोटे लेवल का जो काम कर रहे हैं, ठीक है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन इसमें लिखा है जो लो सोशल ग्रुप के लोग थे, जो उनकी इनकम कम थी, इकोनॉमिकली जो थोड़े वीक थे, उन्होंने भी, उनके सपोर्ट से भी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? भाई टेम्पल्स बन रहे थे बंगाल में, मतलब उन्होंने भी सपोर्ट करा। The coming of the European trading companies created new economic opportunities. Many families belonging to these social groups avail of these. अब जैसे जैसे भाई यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज है ना भाई, यूरोप की कंपनीज आ गई जो यहाँ पे अपनी कंपनी स्थापित करी, है ना, ट्रेड वगैरह करने के लिए। तो यहाँ के जो लोकल लोग थे उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उनको भी कमाने का जरिया मिला। अब जब उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिली, यानी कमाने का जरिया मिला, तो यानी उनका लेवल अपग्रेड होगा ना, कमाएंगे, पैसा आएगा, है ना। तो बिलोंगिंग टू दीज सोशल ग्रुप अवेल ऑफ दीज, अब जो बहुत सी फैमिलीज हैं इन सोशल ग्रुप की, उनको क्या मिला? इसका फ़ायदा मिला। उनकी इकोनॉमिक जो हम बोलते हैं ना, अब जॉब लग जाएगी। अब देखो, अरे उसकी तो जॉब लग गई, तो देखो आजकल वो बड़े महंगे महंगे कपड़े पहनता है, बड़े महंगे महंगे वॉच या एक्सेसरीज महंगे महंगे, क्यों भाई? उसका इकोनॉमिक लेवल अपग्रेड हुआ। As their social and economic position improved, they proclaimed their status through the construction of temples. अब जैसे जैसे भाई इनका सोशल जो लेवल है, इकोनॉमिक लेवल है बड़ा, पोजीशन इंप्रूव हुई, तो ये अपनी जो स्टेटस है कैसे प्रोक्लेम करने लगे, अपनी पावर कैसे दिखाने लगे? भाई टेम्पल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करवा के, है ना, मंदिर वगैरह भव्य भव्य सुंदर सुंदर मंदिर बनवा के अपनी पावर दिखाने लग गए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है कि जैसे जैसे भाई किसी के पास पावर आती है, पैसा आता है, तो सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं भाई? वो मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर के थ्रू अपनी पावर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। क्लियर? या अपने भगवान के लिए भक्ति दिखा रहे हैं। ये क्या है? ए डबल रूफ थैच्ड हट, हट है बंगाल में डबल रूफ, ठीक है। चलो, when local deities once worshipped in thatched huts in villages gained the recognition of the Brahmins, their images began to be housed in temples. अब जैसे जैसे जो भाई लोकल भगवान होंगे जो माने जाते होंगे उस एरिया के डाइटीज, उनकी पूजा होने लग गई, है ना। थैच्ड हट इन विलेजेस, जो ऐसे हट होंगे कहाँ पे, जो गांव वगैरह में, वहाँ पे होने लग गई। तो जिसके कारण जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने इस चीज़ को नोटिस करा, है ना, ब्राह्मण्स का एक सपोर्ट मिला, रिकॉग्निशन मिला, और इनकी इमेज का है मंदिरों में कैप्चर करने लगे। मतलब अब इनको मंदिरों में भी हमें देखने को मिलने लग गए, मंदिरों में भी स्थापित करने लगे, ठीक है। द टेम्पल्स बिगेन टू कॉपी द डबल रूफ दोचाला और 4 रूफ चौचाला स्ट्रक्चर ऑफ द थैच्ड हट्स। अब जो थैच्ड हट्स थे उन्हीं का हम कहेंगे, उन्हीं की जो स्टाइल कॉपी करने लग गए मंदिर वगैरह में। जैसे डबल रूफ के मंदिर बन रहे, जो हमने अभी यहाँ पे देखा था ना, ऐसे 4 रूफ टेम्पल, या अभी लास्ट उसमें देखा था कैसे हट देखा था, ये वाला देखो डबल रूफ वाला हट देखा था हमने, ये डबल रूफ थैच्ड हट, ठीक है। तो ऐसे ही इनकी स्टाइल कॉपी करने लग गए। तो 4 रूफ वाले ही बन रहे जिनको चौचाला बोलते हैं, डबल रूफ वाले ही बनने लग गए जिनको चौचाला बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द थैच्ड हट, जो थैच्ड हट से उनकी स्टाइल कॉपी करने लग गए। दिस लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द टिपिकल बंगाली स्टाइल इन द टेम्पल आर्किटेक्चर। अब हम बोल रहे हैं कि मंदिर है बंगाल का, है ना, अ 4 रूफ टेम्पल विद अ टावर। ये टेम्पल है 4 छत रूफ वाला, है ना, इसमें टावर भी बना है। जबकि हम मंदिर देखते तो ऐसा तो हमें देखने को मिलता नहीं, लेकिन इसके कारण क्या हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि अरे बंगाली स्टाइल का मंदिर। जैसे हम बोलते हैं साउथ साइड जाओ, हम साउथ की मूवीज़ देखते हैं, अगर आप नहीं भी गए हो, जैसे मैं भी नहीं गई हूँ, लेकिन साउथ की मूवीज़ देखते तो वहाँ के जो मंदिर है हमें एक अलग ही स्टाइल के देखने को मिलते हैं, अलग ही डिज़ाइन के, अलग ही स्टाइल के। तो हम बोलते हैं साउथ स्टाइल के मंदिर, यही बोलते हैं। ऐसे ही जो बंगाली स्टाइल के मंदिर बनने लग गए, क्यों? क्योंकि जो विलेज टाइप के, जो विलेज में हट बनते थे, उनका स्टाइल ही कॉपी करने लग गए। तो इस स्टाइल को बनाने लग गए, जिस कारण हमें कहने लगे कि भाई हाँ, ये बंगाली स्टाइल का टिपिकल ये मंदिर है, ठीक है। तो दिस लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द टिपिकल बंगाली स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर, कि भाई हाँ, ये टिपिकल बिल्कुल बंगाली स्टाइल का भाई टेम्पल का एक आर्किटेक्चर ढांचा। इन द कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स 4 रूफ स्ट्रक्चर, 4 ट्राइंगुलर रूफ्स प्लेस्ड ऑन द 4 वॉल्स। अब जो चारों तरफ जो दीवार रहती थी उसमें क्या रखते थे? ट्राइंगल स्टाइल का ऐसे डिजाइन रख देते थे, है ना, जो ट्राइंगुलर रूफ ऐसे रख देते थे इन 4 रूफ वाले, जो या मंदिरों की बात कर रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में। ऑन द 4 वॉल्स मूव अप टू कन्वर्ज ऑन अ कर्व्ड लाइन और अ पॉइंट। क्या बना देते थे? मतलब कर्व्ड लाइन, ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ, कन्वर्ज, इस तरीके से देखो ऐसा बन रहा है ना, ऐसा इस तरीके से ऐसे ऐसे डिज़ाइन बन रही है, ऐसे 4 ये, और यहाँ पे देखो ये ऐसी इसी डिज़ाइन से। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने लगे, थोड़ा सा कर्व इस टाइप में। क्लियर? आया समझ में? चलो
तो ये हम क्या देख रहे हैं, मतलब ये प्रॉपर एक कह सकते हैं कि भाई हाँ ये बंगाली स्टाइल का, डिस्टिंक्टिव इन्होंने बंगाली स्टाइल कॉपी की, तो बंगाली स्टाइल का मतलब विलेज का स्टाइल, जो हट बनते हैं उनका स्टाइल कॉपी किया, तो बंगाली स्टाइल के मंदिर हाँ भाई ऐसे बनते हैं, हम देख सकते हैं। क्लियर? चलो, टेम्पल्स वर यूजुअली बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म। जो टेम्पल्स हैं यूजुअली किस पे बनते थे भाई? स्क्वायर के प्लेटफॉर्म में, है ना, स्क्वायर प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कैसा दिखता होगा? स्क्वायर शेप का। स्क्वायर ऐसा होता है ना, आपको पता ही है, चारों जो है साइड्स सेम रहती है स्क्वायर की, ऐसे ही होता है। चलो, temples were usually built on a square platform. The interior was relatively plain. Interior जो अंदर की जो डिज़ाइन है, इंटीरियर यानी अंदर, तो इंटीरियर यानी अंदर की जो डिज़ाइन है वो कैसी मिलेगी हमें? प्लेन मिलेगी। जो अंदर की डिज़ाइन रहती थी रिलेटिवली प्लेन, मतलब काफ़ी प्लेन सी मिलेगी। बट द आउटर वॉल, जो बाहर की वॉल से ऑफ मैनी टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग, ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टैबलेट्स। जो बाहर की डिज़ाइन है, मतलब मंदिर के अंदर तो आपको प्लेन डिज़ाइंस मिलेगी, लेकिन मंदिर के बाहर हमें कैसा मिलता है? बहुत ही डेकोरेटिव स्टाइल में, है ना, जैसे उसमें पेंटिंग्स बनी हुई रहेगी, ऑर्नामेंटल टाइल्स रहेंगी, टेराकोटा के टैबलेट्स रहेंगे, इस तरीके से। In some temples, particularly in Vishnupur in the Bankura district of West Bengal, such decorations reach the high degree of excellence. अगर हम बात करें कुछ कुछ टेम्पल्स में, कहाँ पे? जैसे पर्टिकुलरली विष्णुपुर, बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल के, वहाँ पे इस टाइप की डेकोरेशन ने एक अलग ही टाइप की एक्सलेंस हासिल करी, मतलब बहुत ही खूबसूरत भव्य टाइप का बनाया गया। ये है ना, ये कृष्ण विद गोपीज, ये देखो ये कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, किसके साथ है? कृष्ण विद गोपीज। ये पूरे ये आसपास दिख रही है ना हमें गोपीज, इस तरीके से कृष्ण भगवान है विद गोपीज। टेराकोटा प्लेक्यू फ्रॉम दी शामर्या टेम्पल। क्या है? शामर्या टेम्पल, विष्णुपुर। कहाँ का टेम्पल है भाई? शामर्या का टेम्पल है, शामर्या टेम्पल जिसको बोल रहे हैं, कहाँ पे? विष्णुपुर में। ठीक है, ये कृष्ण बनाए गए हैं, कृष्ण भगवान बनाए गए हैं गोपीस के साथ है भाई, टेराकोटा टाइल्स यूज़ करके। तो हमने क्या देखा? मंदिर कैसे बन रहे हैं। हमने देखा भाई डबल रूफ, है ना, जिसको दो चाला बोल रहे हैं, या फोर रूफ वाले जिसको चौचाला बोल रहे हैं। तो इस टाइप के भाई मंदिर बन रहे हैं कर्व स्टाइल में। उसमें वॉल्स में क्या है? अगर 4 वॉल्स है तो 4 वॉल्स में से ट्राइंगुलर जो है रूफ ऐसे रख रहे हैं, है ना, कर्व्ड ऐसे कन्वर्स टाइप के, कर्व्ड इस टाइप के बना रहे डिज़ाइन, ये हमने देखा। एक चीज़ हमने ये भी देखी इसमें कि स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे मंदिर बनाए जाते थे। ठीक, अंदर से इंटीरियर इन मंदिर का कैसा रहता था? प्लेन सिंपल, लेकिन बाहर से बहुत ही खूबसूरत दिखते थे। ठीक है, खूबसूरत कैसे? हमने देखा कि भाई डेकोरेशन रहता था, पेंटिंग बना ली, जैसे इस तरीके की खूबसूरती। बाहर से अगर ऐसा दिखेगा तो अच्छा लगेगा, है ना, पेंटिंग्स है, ऑर्नामेंटल टाइल्स है, टेराकोटा टैबलेट से, इस तरीके से। कुछ टेम्पल्स जैसे जिनका अच्छा एक इस चीज़ में उन्होंने एक्सीलेंस हासिल करी, हम कह सकते हैं, जैसे कौन कौन हो गए? बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में है, जो वेस्ट बंगाल में विष्णुपुर में है ना। जैसे कौन सा टेम्पल? ये बात हो रही है हमारी शामर्या टेम्पल। कौन सा टेम्पल है? शामर्या टेम्पल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, पीर्स एंड टेम्पल्स, तो हमने देखे कि चेंजेस आए, लेकिन साथ में धीरे धीरे मंदिर भी कंस्ट्रक्ट होने लग गए बंगाल में। मंदिर जैसे जैसे लोगों की इकोनॉमी, लोग थोड़े पैसे वाले बनने लग गए, थोड़ा पैसा आने लग गया, मंदिर बनाने लग गए। ठीक है, मंदिरों की स्टाइल जो हम देखेंगे वो हट से कॉपी करने लगे। विलेज स्टाइल, जो विलेज में गांव में हट बनते थे, झोपड़ी, उन्हीं की स्टाइल मंदिरों में बनने लगी, मंदिर वाले कॉपी करने लगे, वैसे ही मंदिर बनाने लग गए, जो कि टिपिकली हम कहेंगे कि हाँ भाई बंगाली स्टाइल का मंदिर है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? अच्छा ये बताओ, आपने अभी तक भी लाइक करा कि नहीं करा? अभी तक भी आप लोगों ने लाइक शेयर किया कि नहीं किया? फटाफट से क्या कर दो, फटाफट से लाइक शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से। अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया है तो भाई जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए? लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट से, बिना किसी कंजूसी के। फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, फिश एज फूड। अब खाने में क्या खाते भाई? हम बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड। क्या बोल रहे हैं हमें? जो ट्रेडिशनल फूड है, जो पारंपरिक इनके यहाँ का खाना है, आर जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड। मतलब जो लोकल, वहां पे जो आइटम्स खाने के, फूड के जो अवेलेबल रहते हैं, वही परंपराएं उनकी चलती है, वही उनकी फूड हैबिट्स है, मतलब वही वो लोग खाना खाते हैं। बंगाल इज अ रिवराइन प्लेन विच प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश। अब यहाँ पे क्या कॉमन चीज हमें देखने को मिलती है कि बंगाल क्या है भाई? रिवराइन प्लेन है ना। यहाँ पे प्लेंटी ऑफ राइस और फिश देखने को मिलती है, मतलब चावल भी खूब उगाए जाते हैं और फिश भी बहुत मिलती है। फिश कहाँ मिलती है? पानी में मिलती है, रिवराइन प्लेन है, जैसे कि हमने देखा।
Understandably, these two items figure prominently in the menu of even poor Bengalis. हमें कह रहे हैं कि इवन कोई गरीब से गरीब घर का बंगाली भी होगा जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी हो नहीं हो, लेकिन उनके मेन्यू में फिश और राइस हमें देखने को मिलता ही मिलता है। मतलब वहां खाया ही जाता है, माछा झोल है ना, माछा भात बोलते हैं ना, फिश और चावल, ये हमें पुअर बंगालीज भी हो वहां पे मतलब मेन मेन्यू में मिलना ही मिलना है। Fishing has always been an important occupation and Bengali literature contains several references to fish. Fishing has always been an important occupation. Fishing क्या रही है, हमेशा से एक important occupation रहा है, मतलब यहाँ fishing होती थी। And Bengali literature contains several references to fish. और अगर हम बंगाल के कुछ साहित्य वगैरह लिटरेचर देखेंगे ना, तो वहाँ के रेफरेंस से, मतलब वहाँ की बातों से उनके लिटरेचर में ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि भाई हाँ, फिश का एक बड़ा ही अहम रोल रहा है, फिशिंग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, ये क्या है, फिश बीइंग ड्रेस्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, टेराकोटा प्लेक्यू फ्रॉम द विशाल शिखा टेम्पल, आरामबाग। क्या कह रहे हैं, फिश को देखो किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, घर में खाने के लिए। टेराकोटा प्लेक्यू फ्रॉम द विशालाक्षी टेम्पल है। क्लियर, चलो, यानी आप समझ रहे हो कि फिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। मतलब सिंपल से सिंपल इंसान भी हो, पुअर से पुअर व्यक्ति भी हो, उसके मेन्यू में हमें मछली और चावल देखने को मिलती है। और राइस और फिश क्यों यहाँ पे इतना, क्योंकि रिवराइन प्लेन है। चलो, what is more, terracotta plaques on the walls of temples and vihars, Buddhist monasteries, depict scenes of fish being dressed and taken to the market in baskets. अब यहाँ पे जो डिजाइन वगैरह बनी हुई है, ठीक है, जो मंदिरों की और मठों की, जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं, वहाँ की जो डिजाइन वगैरह बनी हुई टेराकोटा में, वहां पे ऐसा दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि भाई मछलियों को कैसे तैयार किया जा रहा है, मतलब रेडी किया जा रहा है, और भाई मार्केट में बास्केट में लेके जाया जा रहा है। देखो इस तरीके से डिजाइन ही ऐसी बनी कि दिख रहा है भाई हाँ, फिश को लेके जाया जा रहा है, रेडी किया जा रहा है। Brahmins were not allowed to eat non-vegetarian food, but the popularity of fish in the local diet made the Brahminical authorities relax this prohibition for the Bengal Brahmins. अब ब्राह्मण, हम बोलते ब्राह्मण है भाई, पंडित है, यानी नॉनवेज नहीं खाएगा, वेजिटेरियन होना चाहिए। लेकिन बंगाल में हम कह रहे हैं कि जो राइस और फिश है बिल्कुल ही प्रोमिनेंट, खाते हैं, होना ही होना है मेन मेन्यू में उनके। तो राइस तो चलो ठीक है, लेकिन फिश तो ब्राह्मण्स हैं उनको अलाउ नहीं था नॉन वेजिटेरियन फूड खाना, मांसाहारी खाना। बट द पॉपुलैरिटी ऑफ फिश इन द लोकल डाइट, लेकिन उनकी लोकल जो डाइट चलती थी, जो लेते ही थे खाते ही थे, उसमें क्या था, फिश का एक बड़ा ही रोल था। फिश यूज करना ही खाना, मतलब खाना ही खाना था। तो द ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज रिलैक्स द प्रोहिबिशन फॉर द बंगाल ब्राह्मण्स। इसलिए जो अथॉरिटीज थी, जो ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज थी, उन्होंने सोचा है कि क्यों ना हम इसको चीज़ों को थोड़ा सा ढील दे दे, रिलैक्सेशन दे दे, कि चलो ये लोग कुछ वैरायटी ऑफ फिश खा सकते हैं, खाने दो भाई, क्योंकि प्रोमिनेंट है, खाते हैं, लोकल डाइट में शामिल है ही है। द बृहधर्मा पुराण, a 13th century Sanskrit text from Bengal, permitted the local Brahmins to eat certain varieties of fish. जो बृहधर्मा पुराण है, ठीक है, 13वीं शताब्दी का संस्कृत टेक्स्ट है। कहाँ से है, बंगाल से है वो। उसमें क्या देखने को मिलता है, उसमें बताया गया है कि भाई हाँ, ब्राह्मण्स को परमिशन दी गई है कि आप कुछ वैरायटी की, क्या है, कुछ वैरायटी ऑफ फिशेस आप खा सकते हैं, आपको अलाउ करा गया है, कुछ वैरायटी ऑफ फिशेस यू कैन ईट, यू आर अलाउड, इतना आपको जो है रिलैक्सेशन है, क्योंकि भाई मैंने बताया ना कि उनकी लोकल डाइट में शामिल था, तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। तो फिश और राइस का हमने देखा बड़ा ही अहम रोल, मेन रोल यहाँ पे था। सो इसी के साथ हमारे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन एंड होता है। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से दोबारा से रिवाइज और रिकॉल अच्छे से हो गया होगा। तो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।